हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग एक फ्री कोर्स की बात किए थे कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस पे एक फ्री कोर्स लाएंगे। और इसमें टोटल हम लोगों ने प्लान किया था कि 15 वीडियो की ये सीरीज होगी और 15 वीडियो में पहला जो 9 वीडियो होगा वो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी के होंगे, 3 आपको वीडियो ऑडिटिंग के होंगे और 3 इंश्योरेंस की वीडियो होंगी। ठीक है, तो आज ये हम लोगों का फर्स्ट क्लास है जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे, हाउ अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, रोल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड द बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। कुछ बिफोर स्टार्टिंग दिस सीरीज मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि हम इसमें कैसे क्या करने वाले हैं। इवन मैंने टेलीग्राम एंड यूट्यूब पे आपको एक शेड्यूल भी दिया था कि हम लोग जो फर्स्ट क्लास में कौन सी टॉपिक करेंगे, सेकंड क्लास में कौन सी टॉपिक करेंगे। तो आज जो हम लोग फर्स्ट क्लास करने वाले हैं उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने कभी अकाउंटेंसी पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। और हम लोगों ने देखा है कि पिछले कुछ सालों में और ख़ास करके 2023 में अकाउंटेंसी में मोर देन 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाय कंप्लीटिंग दिस 15 वीडियो एटलीस्ट, आप अगर ये 15 वीडियो करके जाते हो तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि 7 से 8 क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे बाई डूइंग दिस 15 वीडियोज़। ठीक है, आप 10 कर सकते हो लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी को भी पता है कि जो बच्चे पेपर दे रहे हैं वो अकाउंटेंसी मतलब कि एक्सपर्ट तो होंगे नहीं। जैसे कुछ लोगों ने बैचलर ऑफ कॉमर्स किया होगा या इन 12th उन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी होगी, तो डेफिनेटली उनका एज ज़्यादा होगा इस सब्जेक्ट में। बट जो पेपर देने वाले हैं उसमें साइंस बैकग्राउंड के भी हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के भी हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। पिछले भी कुछ सालों में अगर आप देखेंगे बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। फिर भी मैं इस मान के चलता हूँ कि 1-2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे टफ, तो उसको हमको ध्यान नहीं देना है। अगर हम लोग जितना पढ़ के जाएंगे उसमें जितने क्वेश्चन बन जाएंगे उतना काफ़ी है, बाकी को हमें छोड़ देना है। नाउ ये जो मैंने आपको शेड्यूल दिया था 9 दिन में, उसमें मैंने 11वीं और 12वीं की जो एनसीईआरटी है उसके एक एक टॉपिक उसमें मेंशन किया हुआ है। और फर्स्ट 2 लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कि फर्स्ट 2 लेक्चर पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसमें कुछ लोगों का ये क्वेश्चन, किस लोगों की क्वेरी ये थी कि सर क्वेश्चन आप जो है सो इसमें कराएंगे या नहीं कराएंगे। डेफिनेटली कराएंगे, और मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, पहले भी जो कराया हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है। इवन इन जो हम लोगों का टेस्ट सीरीज है उसमें भी हमने यही कोशिश किया है कि आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जाए जो क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसा पूछे जिससे कि आपको, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सम पीपल सेड कि द क्वेश्चन इज मतलब छोटे क्वेश्चन है। भाई अकाउंटेंसी में वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन, तो मैं आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनवा दूँ। या किसी के लिए हो सकता है कि उन्होंने अकाउंटेंसी में ही पढ़ाई की हो तो उनके लिए वो आसान होगा, किसी ने लेबर लॉज पढ़ा होगा तो उनके लिए वो लेबर लॉज के क्वेश्चन आसान होंगे। बट हमें तो हर बच्चे को ध्यान देना है ना, ठीक है, तो उस अनुसार से क्वेश्चन बनती है। जितने भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में है, ठीक है, या जितनी भी क्वेश्चन हम इन वीडियो में कराते हैं आपको, वो सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब इसमें अकाउंटेंसी में जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, एक तो एनसीईआरटी में टेस्ट योर नॉलेज करके क्वेश्चन आते हैं, वो हम ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी पूरी सिलेबस हमने जो बनाई है वीडियो की वो एनसीईआरटी के बेस पे है। नाउ यू कैन थिंक कि जो लोग 2 साल में 11वीं 12वीं के पढ़ते हैं वो मैं आपको 9 वीडियो में कराने जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली बहुत हम लोग बेसिक चीज़ों को देखेंगे जिससे कि आपके क्वेश्चन बने। बहुत ज़्यादा टफ पे नहीं जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 लाइनर जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, सो एनसीईआरटी इवन 8वीं वीडियो में है। 9th वीडियो तो हम लोग का मिसलेनियस है, उसमें तो हम लोग जो बचे कुचे रहेंगे, कुछ जिस पे क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग देख लेंगे। सो एनसीईआरटी में जो टेस्ट योर नॉलेज करके आता है उसके क्वेश्चन हमने इसमें कंसीडर किए हैं। ठीक है, तो वो आपको एनसीईआरटी को आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, हमने उस सारे क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंसीडर कर लिया है।
द सेकेंड, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टोटल मैंने आपको बात की थी इंट्रोडक्टरी क्लास में कि अराउंड 60 क्वेश्चन आपको टोटल आज तक पूछे गए हैं 2002 से लेकर 2023 तक EPFO की जितनी भी EOAO और APFC की एग्जामिनेशन हुई है। इसके बाद UGC नेट का कुछ हमारे पास किसी पर्सन ने क्वेश्चन भेजे हैं, सो आई एम कंसिडरिंग दैट क्वेश्चन ऑल्सो। उन्होंने पिछले 5-10 साल के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको एक जगह करके हमें सेंड किया था, तो मैंने उसमें भी जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, वो अराउंड 200 पेज के वो क्वेश्चंस हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सारे क्वेश्चन आपको इसमें करा दें, बट ये है कि उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो किसी न किसी वे में मैं आपको करा दूंगा। कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेंगे, कुछ हम लोग जो है सो टेस्ट सीरीज में सॉल्व कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो है सो हम लोग का रैपिड रिवीजन सीरीज होगा उसमें हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का एक कंप्लीट आपका पैकेज हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी का पहला वीडियो। आराम से देखना, क्योंकि मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि फर्स्ट 2 वीडियो जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन के आसपास में इसी पे आते हैं। तो अगर ये बेसिक नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि हमारे जो भी बच्चे अभी इसमें लाइव देख रहे हैं या सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, वो साइंस से वो उनको कुछ नहीं आता है, मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो उससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, और जिनको आता है वो उनका रिवीजन हो जाएगा, है ना। सो जो लोग अकाउंटेंसी वाले हैं, डिस्क्लेमर है ये आप लोगों के लिए, उनके लिए तो है ही नहीं, है ना। ठीक है, उनको तो आता ही होगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ेंगे ये हमने आपको शेड्यूल में दे दिया था। स्टिल देख लेते हैं कि हम लोग पहले तो जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, क्यों अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग को हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों बोलते हैं, है ना। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी है कि आखिर अकाउंटिंग क्यों पढ़ेंगे, एंड व्हाट इज़ द रोल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ अकाउंटिंग। मतलब बेसिकली हम लोग को ये पढ़ना है कि अकाउंटिंग है क्या और अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, दैट इज़ द बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक से 2 क्वेश्चन आपको इस पर आ जाते हैं, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, करेंट एसेट, ये सब जो चीज़ें हम पढ़ेंगे तो वो आपको बेसिक टर्म्स अगर आपको नहीं पता होगा, हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अगर उसकी मीनिंग ही नहीं पता होगा तो हम लोग उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो जब आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है ना, वाई वी आर कॉलिंग अकाउंटिंग, कि वो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, वो हम देखेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग देखेंगे। ठीक है, और इस पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, 8-10-20 क्वेश्चन हम लोग कम से कम इस पर करेंगे, तो हमें समझ में आएगा ना व्हाट इज़ द अकाउंटिंग। हम लोग डे टू डे लाइफ में हमेशा इस टर्म का यूज करते हैं, अकाउंट। ठीक है, तो कोई भी ये जो पूरी अकाउंटेंसी है इट्स बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो बिजनेस से रिलेटेड है, तो बिजनेस में क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती है। जैसे आप दुकान पे जाते हो कुछ खरीदने, तो बिजनेस में वो भी कुछ खरीद के लाते हैं, 3 रुपये में खरीद के लाते हैं, 3.5 रुपये में बेचते हैं, 4 रुपये में बेचते हैं। सो दैट इज़ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। नाउ उस ट्रांजैक्शन को आपको अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हुआ तो उसको आइडेंटिफाई करना है। ये सर आइडेंटिफाई क्या हुआ, अब ट्रांजैक्शन तो बहुत तरह से हो सकते हैं, कोई क्रेडिट का भी हो सकता है ट्रांजैक्शन, है ना, कुछ आपको जो है सो कैश में भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो किस तरह के ट्रांजैक्शन है। सो यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफाई कर लिए कितने अमाउंट की है, क्या है, मेजर करना। ठीक है, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना, मतलब कि उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को लिखना, है ना, रिकॉर्ड करेंगे। आप इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड करते हो या आप पहले बही खाता होता था तो वहाँ पे लिखते थे, है ना। तो कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि अब इसको कहाँ लिखें। जैसे आप देखते होंगे ना कि क्रेडिट वाला अलग रहता है ना। जैसे मान लीजिए उधार आप लेते हो दुकान पर, तो उसका एक अलग खाता होता है, तो वहाँ पे नोटिस होती है ना। अब ऐसा उधार वाले को आपने पेड वाले में लिख लिया तो वो तो चलेगा नहीं, है ना। सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई, देन मेजर, देन रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन। उसको लिखना है ना, रिकॉर्ड करना है, एंड देन उसको कम्युनिकेट करना है। ठीक है ना। बड़ी बड़ी बिजनेस होती है, आपको पता कैसे चलता है कि उस प्रॉफिट में है, लॉस में है। आप उसकी अगर शेयर खरीदते हो, है ना, तो वो सारी चीज़ें, ये सब कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी की सिचुएशन, आप यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी, है ना। तो आपके पास कुछ तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए,
तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं पे मेंशन होगा तभी तो कि इस कंपनी ने इतनी प्रोडक्ट्स बनाए, इतने सेल किए, इतनी इनकी प्रॉफिट हुई, है ना, इतना इनकी लायबिलिटीज़ है, इतने की इनके पास एसेट्स हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ रिटन कि दैट कम्युनिकेट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर, जिसको ज़रूरी है। मान लीजिए कि रिलायंस कंपनी की आप ने अकाउंट तो कभी देखी नहीं होगी, कौन देखता है? मान लीजिए आपको आईपीओ लेनी है किसी पर्टिकुलर कंपनी की, है ना, पीवाईक्यूपेडिया की आईपीओ आई, है ना, यू वांट टू टेक आईपीओ, तो आप देखोगे ना कि पीवाईक्यूपेडिया का आईपीओ लेने से मेरे को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, इनके ट्रांजैक्शन कितनी है, क्लियर। तो वो दैट इज़ द इंटरेस्टेड यूजर। इफ़ यू आर वांट टू बाई और इन्वेस्ट इन माई कंपनी, देन आपको ये चीज़ें ज़रूरत होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द अकाउंटिंग, और इसी कारण से हम लोग अकाउंटिंग को सेम हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं कि किसी कंपनी का क्या सिचुएशन है। आप कैसे बोलते हो कि रिलायंस बहुत प्रॉफिट में है, रेलवे नुकसान में है ना, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पूरी इकोनॉमी जो इकोनॉमिक इवेंट्स जो होती है वो आपको अकाउंटिंग के जरिए आपको मिलती है। तो सर क्या समझ में आया? सर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसको आइडेंटिफाई करना, मेजर करना इज अकाउंटिंग, एंड उसको कम्युनिकेट करना, ये पूरी प्रोसेस हमारा अकाउंटिंग होगी। और ये प्रोसेस, इसको जो है सो किसी कंपनी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, सो दैट इज़ गिवन टू द इंटरेस्टेड यूजर। इंटरेस्टेड यूजर वर्ड इसमें इसलिए यूज किया गया है कि सबको तो ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर कंपनी की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो वो जिसको ज़रूरत होगा, है ना, वो उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन का भी काम करता है। समझ में आ गया? नाउ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, ये दिस इज द प्रोसेस। पहले आइडेंटिफिकेशन होती है, तो आइडेंटिफिकेशन कहाँ से करेंगे? वाउचर से, ठीक है। हम लोग आगे जब जाएंगे थोड़ी देर में आपको जो डिफिनीशंस आपको बताएंगे उसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ वाउचर। वाउचर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई भी सामान आप खरीदते हो तो उसको कोई एविडेंस होता है ना, दिस इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, है ना, आप जा करके लैपटॉप खरीदते हो तो यू विल गेट अ रिसीट, है ना, आपको रिसीट मिलता है ना। सो वाउचर इज नथिंग बट द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसका डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है। तो पहले तो आप ट्रांजेक्शन करके बिल दे दिया, अब उस बिल से आप क्या करोगे, उसको आप कि किस तरह के ट्रांजेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करोगे। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप उसको रिकॉर्ड करोगे, है ना, इन जर्नल, ठीक है। ये सब हम डेफिनेशन बाद में देखेंगे, है ना, अभी हम लोग देख लेते हैं। फिर क्लासिफाई करेंगे कि इसको किस में डालना है ना। फिर जब ये करके और प्रिपेयर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? और फिर उसको जो है सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब को कम्युनिकेट करेंगे डिफरेंट इंटरेस्टेड यूजर्स को। सो दिस इज द प्रोसेस, है ना, ठीक है। तो ये सब हम एक एक जर्नल, लेजर, पोस्टेड, ये सब भी हम लोग डेफिनेशंस बाद में देखेंगे। आप घबराना नहीं है, एकदम आप आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। नाउ क्या हुआ, चीज़ें बढ़ती गई, अब एडवांस इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती गई, बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़ी अकाउंटिंग जो है सो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको क्या किया गया कि बिजनेस एक्सपेंड होता गया, है ना। तो अब इसमें क्या हो गया कि इन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं बिज़नेस को मैनेज करने की। जैसे मान लीजिए कि आज आपने बिज़नेस खोला तो अब छोटा सा बिज़नेस है ना, फिर आपको उसमें अलग अलग डिवीज़न करना पड़ जाएगा। तो इसके बेस पे आपको जो है अकाउंटिंग को 2-3 टाइप में बांट दिया गया, है ना। वन इज़ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वन इज़ द कॉस्ट अकाउंटिंग, और वन इज़ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये हमको जानना ज़रूरी है। जब बड़ी सी कंपनी हो गई तो उसके लिए मैनेजमेंट की अकाउंटिंग अलग होगी, कॉस्ट की अकाउंटिंग अलग होगी, फाइनेंस की अकाउंटिंग अलग हो गई, है ना। सो दीज आर द ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। तो समटाइम क्वेश्चन केम कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, जितना भी मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है किसी बिजनेस में, है ना, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। सो दैट इज़ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जितने भी मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन किसी बिजनेस में होता है उसकी जो ट्रैक रिकॉर्ड होती है दैट इज़ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पीरियड में, सर्टेन पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड भी हो सकता है ना, उसमें कोई जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, है ना। इसके बाद बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, मतलब बिजनेस खत्म होने वाला है, डूबने वाला है, या उसकी फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। और ये हमेशा पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है। जैसे मान लीजिए कि आज कोई बिजनेस
का फाइनेंशियल सिचुएशन सही है, दैट डजंट मीन कि वो हमेशा सही होगा, है ना। तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो जितनी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से होती है, और ये जो चली जाती है किसके पास, मैनेजमेंट के पास में, या और भी इंटरेस्टेड इन द बिजनेस, जिसको भी जहाँ पे ज़रूरत होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है किसी बिजनेस का, वो पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चल जाता है, ठीक है। दूसरा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, सो दे आर सेलिंग, ठीक है ना, तो उस प्रोडक्ट का कॉस्ट को डिसाइड करने के लिए कि कितना पैसा स्पेंड हुआ है, कैसे पैसा स्पेंड हुआ है ना, सो उस बेसिस पे कि कॉस्ट का क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, प्राइस को सेट करने के लिए आपको जो है सो ये हेल्प करता है, ठीक है ना। और इट ऑल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल कॉस्ट्स, कि कितना हम कॉस्ट करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगी, सो दैट इट ऑल कम्स अंडर द कॉस्ट अकाउंटिंग। इवन कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन भी आपको मैनेजमेंट्स को ज़रूरत पड़ती है फॉर टेकिंग अ डिसीजन। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है कि जैसे मैनेजमेंट क्यों रखी जाती है कि भाई आपको पॉलिसीज बनानी है, डिसीजन मेकिंग है ना, कि आपके जो डिसीजंस होंगे, ठीक है ना, तो वो डिसीजन बिजनेस को इम्पैक्ट कहीं ना कहीं करेगा। सो 3 ब्रांच जो है सो आपको अकाउंटिंग की है। वन इज़ द फाइनेंशियल कंडीशन, दूसरा जो है कि कॉस्ट की जो प्राइस है, कैसे है, कितना स्पेंड हुआ है, किस तरह से हमको करना है, सेट प्राइस करना है। सो दीज ऑल डील विद द कॉस्ट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये आपको मैनेजर्स जो होते हैं उसको कैसे डिसीजन लेने हैं, है ना, पॉलिसीज़ कैसी बनानी है जिससे कि हमको हेल्प करेगा, वो सारी जो आपको डिटेल्स आती है, सो दैट कम्स अंडर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये क्वेश्चन सिर्फ अगर आएंगे आपको तो यही आएंगे। इसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 इसमें है ना। वन इज द रिलायबिलिटी, वन इज द रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपैरेबिलिटी। इस पर भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक चीज़ समझिए कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होगा वो आपको यूजफुल है, ठीक है, लेकिन इसके कुछ गुण होने, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है सर? अब मान लीजिए कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको हमने किसी कंपनी ने दे दिया, आपको समझ ही नहीं आया, ठीक है, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है उस इन्फॉर्मेशन का मिलने का। तो उसके लिए कुछ अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक है। वो क्या है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है? फर्स्ट, रिलायबल होना चाहिए। मतलब रिलायबल का मतलब क्या हो गया कि जो इन्फॉर्मेशन वो कंपनी दे रही है, वो इन्फॉर्मेशन जो होगा वो आपको उसको भरोसा किया जा सकता है, कोई एरर उसमें नहीं हो, कोई बायसनेस नहीं हो। आप आंख बंद करके, जैसे मान लीजिए कि रिलायंस अगर कहती है कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, तो आप मानते हो ना कि हाँ इतना उसकी प्रॉफिट हुई है। सो कोई भी, तो ये याद रखना है कि जो भी अकाउंटिंग बनाई जाएंगी, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, दैट शुड बी एरर फ्री, बायसनेस फ्री, है ना, और उसको जो है आप पे भरोसा हो सकता हो, दैट मस्ट बी रिलायबल। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि अगर मान लीजिए कि उसमें एरर होगा या गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो लोगों के पास गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा, क्योंकि कंपनी की अकाउंटिंग तो कंपनी को ही पता है। अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगी तो गलत इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो रिलायबल होना चाहिए। सो रिलायबिलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग के। दूसरी है रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब है कि इंफॉर्मेशन समय समय पे अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि इफ आई एम प्लानिंग टू बाय अ शेयर ऑफ एनी कंपनी, किसी कंपनी का आप शेयर खरीदने, अभी तो शेयर मार्केट में आप सब लोग पैसे लगाते हो, है ना, बहुत सारे लोग लगाते हैं। तो अगर हमको किसी कंपनी कोई अच्छी है बुरी है, इसके लिए तो इन्फॉर्मेशन भी तो मिलना चाहिए। सो रिलायबल होना चाहिए और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन समय पे मिलना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, अभी हमको प्रॉफिट एंड लॉस की चाहिए, आप कुछ और दे रहे हो, सो दैट इन्फॉर्मेशन इज रिलेवेंट एंड अवेलेबल इन टाइम, समय पे मिलना चाहिए। ठीक है ना, तभी तो आप जो है सो प्रेडिक्ट कर पाओगे कि अरे पिछले साल ना इसका जो है सो इस कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, इस साल भी होने के चांसेस हैं। तभी तो आप ये कर पाओगे कि अच्छा कंपनी ने इसके साथ, जैसे 2 कंपनी का मर्जर हुआ है, तो डेफिनेटली अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गया कि दोनों कंपनी का मर्जर आया, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अच्छा ये दोनों कंपनी का मर्जर आ गया, मर्जर हो गया, अब ये कंपनी प्रॉफिट में जाएगी। ठीक है ना,
तो पहले क्या हुआ, वो सारी चीज़ें तो ये हो गया, रिलायबल होना चाहिए मतलब गलत नहीं इन्फॉर्मेशन, और समय पे मिलना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। पास्ट इवैल्यूएशन को करके तभी तो आप करोगे ना, है ना। तो डिसीजन आज लेना है तो आज हम रिलायंस का देखेंगे। अब हम रिलायंस का देखने गए, हमको मिला ही नहीं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। तीसरा है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग जो है सो इन्फॉर्मेशन ऐसे मिलनी चाहिए जो आपको समझ आए, आप इंटरप्रिटेट कर पाए, है ना, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो किसी और मीनिंग में दिया और हमें कुछ और समझ में आ रहा है। सो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों की, ठीक है, कि डिसीजन मेकिंग जो सोच करके जो बनाया है कि चलो मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, तो वो अगले पर्सन के पास एज ए इन्फॉर्मेशन जा रहा है, उसको भी समझ आना चाहिए कि ये प्रॉफिट में आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द अंडरस्टैंडेबिलिटी। नहीं समझ में आएगा तो रट्टा मारना, बट आई एम ट्राइंग कि आपको समझ में आ जाए, इसीलिए थोड़ा डिले हो रही है ना। कंपैरेबिलिटी, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट देती है अकाउंटिंग में, जितनी स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट्स वगैरह जो आप लोग पढ़ते हैं, वो सब जो भी चीज़ें हैं वो आपको एक जैसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 2020-21 में आपने क्या किया कि आपने जो अकाउंट बनाया उसमें डॉलर में रख लिया, लिखा डॉलर में सारी वैल्यू लिखी। 2021-22 में आपने रुपीज़ में कर दिया। तो आप क्या करोगे ना, इसको कंपेयर करना टफ हो गया। तो कहने का अर्थ है कि पास्ट इवेंट्स हो या फ्यूचर इवेंट्स या अभी प्रेजेंट का हो, वो कंपेयर हो सके, ठीक है ना। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए और फॉर्मेट एक जैसा होना चाहिए, तभी आप कंपेयर कर पाओगे। जैसे मान लीजिए कि पिछले 5 साल में कंपनी की क्या सिचुएशन है वो आपको देखनी होगी, और 5 साल में उन्होंने डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड ले लिया होगा, है ना। कभी जनवरी से दिसंबर, कभी फरवरी से आपको जनवरी, मतलब इस तरह से अगर करेंगे तो आप कैसे कंपेयर करोगे, है ना। इट्स नॉट पॉसिबल। या मेजरमेंट कभी डॉलर में कर दिया, कभी रुपीज़ में कर दिया, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए कहता है कि आपको अकाउंटिंग जो होना चाहिए, कंपेरेबिलिटी होना, कंपेरेबल होना चाहिए, कि कंपेयर कर सके पास्ट जितनी भी ये है। समझ में आ गया, है ना, क्लियर। यहाँ तक जैसे मान लीजिए कि अगर जनवरी से दिसंबर तक का रहेगा तो यू कैन थिंक दैट कि भाई समर में ये प्रोडक्ट ना ज़्यादा बिकती है और इसको प्रॉफिट ज़्यादा होती है, विंटर में थोड़ा सा कम बिकता है। यू कैन, मतलब ऐसे आप एज्यूम कर सकते हो। सो दीज आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो लोगों को मिले वो रिलायबल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, समय पे अवेलेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, और पिछले कंपेरेबल होना चाहिए कि पिछले 2-3 फाइनेंस अकाउंटिंग पीरियड का अगर हम कंपेयर करें तो कंपेरेबल होना चाहिए। ये 4 प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी देखो, डिसीजन, अंडरस्टैंडेबिलिटी, है ना, अंडरस्टैंडेबल होगा तभी डिसीजन आप ले पाओगे, है ना। आपको समझ में ही नहीं आएगा तो फिर क्या ही करोगे आप, है ना। फिर इसके अंदर आपको रिलायबल के अंदर 3 चीज़ आती है। रिलायबल के अंदर मैंने क्या बोला था आपको, फ्री फ्रॉम एरर, बायसनेस और फेथफुल होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि वो दे रहा है अगर इन्फॉर्मेशन, तो उस पर विश्वास, भरोसा होना चाहिए। सो 3 चीज़ें हैं। न्यूट्रलिटी, मतलब फ्री फ्रॉम बायसनेस नहीं होना चाहिए। वेरीफाइबिलिटी, मतलब एरर नहीं होना चाहिए, नो एरर। यही चीज़ मैंने आपको बताया है। समझ में आ रहा है ना, कि अगर मान लीजिए रिलायबिलिटी में ये ऑप्शन देगा तो आप समझ तो जाओगे ना। नो एरर, न्यूट्रलिटी मतलब नो बायसनेस, है ना, और फेथफुलनेस मतलब आपको उस पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है ना। वही एनसीईआरटी से ली गई है, उसी को आपको इस टर्म में लिख दिया है। तो सम टाइम अगर आपको ऑप्शन में ऐसा मिले वेरीफाइबिलिटी, तो आप समझ जाना कि उसमें कोई एरर नहीं, न्यूट्रलिटी मतलब कोई बायसनेस नहीं है, ठीक है ना। देखो, डिसीजन के लिए ये आपको रिलेवेंस, कंपैरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, और रिलेवेंस में, रिलेवेंस का मैंने क्या बोला, टाइमलीनेस, मतलब क्या हुआ, समय पे मिलना चाहिए, है ना, चीज़ें टाइमली मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इन्फॉर्मेशन अभी ज़रूरत है और मिले कभी बाद में, है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना ना। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग जो हम पढ़ते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस का जितनी भी रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना, कंपनी की, बिजनेस की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन है उसको देखना, है ना, और लोगों के पास इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराना। सिंपल सी यही चीज़ें हम तभी से पढ़ रहे हैं कि अकाउंटिंग क्या है, उसी में पढ़े हैं। इवन रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग अपने आप में एक गोल नहीं है ना, सिर्फ आपको गोल नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग में आपको जो है ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये आपको सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है
है ना, डिसीजन मेकिंग में। क्लियर? तो डिसीजन मेकिंग में जैसे अकाउंटिंग को हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या परफॉर्मेंस है, दैट इज सीन बाय सीइंग द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अगर नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बिजनेस की सिचुएशन क्या है। सो दिस स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस का लैंग्वेज है ना, हम लिख दिए कि ये बिजनेस बहुत चल रहा है, इससे नहीं होता है। उसकी अकाउंटिंग कैसी है, अकाउंटिंग पे देख करके ही हम कर सकते हैं। देन उसकी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमें देती है ना। आज की इकोनॉमिक रियलिटी क्या है, कल ठीक है बहुत प्रॉफिट में था, आज की क्या सिचुएशन है, दैट इज ऑल्सो, है ना, अकाउंटिंग से पता चलता है। देन दिस इज एक्ट एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, देन ना सर्विस टू यूजर्स। ठीक है, तो इस पे है। देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक आपको मैंने बता दिया, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आप कभी कभी सुनते होंगे कि एंटिटी। नाउ व्हाट इज द एंटिटी? देखो एंटिटी क्या होता है, कोई बिजनेस होगा ना, वो उसको हम लोग एक सेपरेट यूनिट मानते हैं। बिजनेस को एक सेपरेट यूनिट मानते हैं, दैट इज कॉल्ड द एंटिटी। जैसे मान लीजिए कि आईटीसी लिमिटेड है, वो एक एंटिटी है। सुपर बाजार है, एंटिटी है। हायर ज्वेलर्स है, दैट इज ए एंटिटी। मतलब कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जो सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम लोग एंटिटी बोलेंगे। ठीक है। अब अकाउंटिंग में क्या होता है कि हमेशा हम एक पर्टिकुलर बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड्स करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि मतलब कि पर्सनल जो आपका कुछ अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे कि पर्सनल कुछ आपका एक्सपेंस है तो उसको भी हम लोग ये करेंगे, या दूसरे बिजनेस का। एक अकाउंटिंग में पीवाईक्यूपेडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, तो पीवाईक्यूपेडिया लिमिटेड की पूरी ट्रांजैक्शन लिखेंगे, ना दूसरे की या अपनी पर्सनल नहीं लिखेंगे। ठीक है। सो एंटिटी का मतलब हो गया एक सेपरेट बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं, सेपरेट यूनिट मानते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग के लिए तो एंटिटी हो गया। देन व्हाट आर द ट्रांजैक्शन? ठीक है ना, दो एंटिटीज हो गए, मतलब दो एंटिटीज को मान लीजिए कि बिजनेस यूनिट। दो बिजनेस यूनिट के बीच में जो भी आपको ट्रांजैक्शन, जो भी आपको एक क्या कहते हैं गुड्स की परचेज हो गया या पैसा आपको सेल किया, है ना, एक एंटिटी है, बी एंटिटी है। अब ये मान लीजिए कि इसके पास गुड्स है, ये गुड्स इसको बी को सेल किया और बी इसके बदले में पैसा दिया। सो दैट इज द कॉल्ड ट्रांजैक्शन, है ना, दोनों के बीच में जो आदान प्रदान हुआ, सो दैट इज द ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट पे भी हो सकता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज एसेट्स, ये भी याद रखना है। सो एसेट्स क्या होता है? देखो ये सब टर्म आपको ना हर जगह यूज होगा, तो आपको समझ में आना। जैसे बोलेंगे कि एंटिटी है तो क्या है, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया, एसेट्स क्या होता है ना। एसेट्स होता है कि वो आइटम, ठीक है, वो आइटम जो किसी बिजनेस में, जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेस कपड़े बनाते हैं, कपड़े बनाती है, ठीक है, तो कपड़े बनाने की मशीन तो होगी ना, सो दैट इज द एसेट्स। जैसे सुपर बाजार जो है के पास में एक ट्रक है, ठीक है, वो क्या करता है, जो फूड आइटम्स हैं उसको डिलीवर करने में उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो उस ट्रक से क्या होता है, उस एंटरप्राइज को बेनिफिट मिलती है। दैट्स मीन सुपर बाजार जो कंपनी है ना, सुपर बाजार के पास में एक ट्रक है, उस ट्रक से वो फूड के सामान को आपको डिलीवर करती है। सो दैट इज ऑल्सो एसेट्स फॉर द सुपर बाजार, बिकॉज यूजिंग दैट एसेट्स वो जो है सो कहीं ना कहीं पैसे कमाता है। समझ में आ गया कि किसी बिजनेस में एसेट्स वो चीज़ें होती है जो उसके ऑपरेशंस में, मैन्युफैक्चर में मशीन जैसे यूज होता है उस तरह से यूज होता है। ठीक है, अब इसमें नॉन करेंट एसेट्स होता है और करेंट एसेट्स होता है ना। जैसे इन्वेंट्रीज हो गया ना। व्हाट इज द इन्वेंट्रीज? इन्वेंट्रीज अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इन्वेंट्रीज को, मैं फिर भी बता देता हूँ। दिस इज द स्टॉक, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ सेल बना, कुछ दुकान है उसमें हमने कपड़े बना रही है, तो कपड़े जो स्टॉक है ना, सो दैट इज द इन्वेंट्री, तो वो करेंट एसेट्स में आ जाता है। या करेंट में इन्वेस्टमेंट किए हो तो, है ना, ठीक है, कैश जो होगा वो आपको करेंट एसेट हो जाएगा। तो ये सब हो गया। शॉर्ट टर्म लोन है, ये करेंट एसेट में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भाई करेंट एसेट्स क्या है। देन एक नॉन करेंट एसेट होता है। नॉन करेंट एसेट में एक फिक्स्ड एसेट होता है। फिक्स्ड एसेट जैसे घर हो गया, सो दैट इज द फिक्स्ड एसेट, है ना।
अब फिक्स्ड एसेट में भी दो होता है, वन इज ए टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल एसेट। नाउ व्हाट इज द टेंजिबल एसेट, जिसको आप टच कर सकते हो, और इंटेंजिबल जिसको टच नहीं कर सकते हो। सर इंटेंजिबल क्या हो गया, गुडविल। सर गुडविल क्या, गुडविल हो गया पेटेंट, है ना। तो ये जो गुडविल हो गया या पेटेंट हो गया, दैट इज द इंटेंजिबल एसेट्स। मान लीजिए कि गोदरेज का ब्रांड है ना, बस लोगो लगा दो किसी भी चीज़ पे तो गोदरेज ब्रांड है ना। सो दैट इज द गुडविल। जब सेल होती है तो कंपनी की गुडविल भी देखी जाती है ना। और टेंजिबल एसेट्स क्या हो गया, लैंड, बिल्डिंग है, सो दैट इज द टेंजिबल। सो दीज आर द फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर, समझ में आ गया। बस इतनी चीज़ें याद रखें, आपको काम हो जाएगा, है ना। कि वन इज द करेंट एसेट क्या होता है, नॉन करेंट एसेट क्या होता है। करेंट नॉन करेंट एसेट में फिक्स एसेट आती है, फिक्स एसेट में टेंजिबल और इंटेंजिबल आती है। इंटेंजिबल में गुडविल हो गया, कंपनी का ब्रांड हो गया, है ना। इसके बाद आपको ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, है ना, ठीक है। और टेंजिबल में हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब हो गया, ये फिक्स एसेट में आ गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है। लायबिलिटीज़ किसी कंपनी पे क्या हो गया कि आपको कर्जा कितना है, दैट मीन्स कि कंपनी के पास या बिजनेस के पास को आपको इतना का आपने उधार लिया है, यू हैव टू पे इन फ्यूचर, सो दैट इज द लायबिलिटी ऑन द कंपनी, ठीक है। लायबिलिटीज में भी होता है करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द करंट लायबिलिटीज एंड व्हाट आर द नॉन करंट लायबिलिटीज। तो शॉर्ट टर्म जो होता है, करंट मतलब अभी चाहिए, है ना, अभी चाहिए। सो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, याद रखिए कि जो जैसे अभी देना है हमको, सो दैट इज द शॉर्ट टर्म के लिए। आपने कहा कि एक दिन के लिए हमको इतने पैसे दो, सो दैट इज द शॉर्ट टर्म बोरोइंग। सो ये करंट लायबिलिटीज हो गया। और नॉन करंट लायबिलिटी हो गया कि मतलब कि आपने लोन लिया, वो भी तो लायबिलिटीज ही है, बिकॉज आपको देना है, बट लॉन्ग टर्म है, 10 साल में आपको देना है, सो दैट इज द लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सो ये नॉन करंट लायबिलिटीज हो गया, ठीक है ना। बस इतनी चीज़ें याद रखें आप, सिंपल सा। करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म में होता है, नॉन करंट जो होगा वो आपको लॉन्ग टर्म में होता है। अब करंट और नॉन करंट आइटम्स में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि करंट एसेट्स हो या करंट लायबिलिटीज हो, है ना, वो आपको एक बिजनेस साइकिल में होता है, एक बिजनेस साइकिल में इन्वॉल्व होता है। एक बिजनेस साइकिल मतलब क्या, ऑपरेटिंग साइकिल या बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होगा, जनरली वो सेटल होता है करंट वाले 12 मंथ में। जैसे यहाँ जो हम शॉर्ट टर्म बोले हैं, सो इट कैन बी जनरली 12 महीने के लिए होता है। सो करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी जो होता है वो सेटल होता है विद इन 12 मंथ्स, मतलब इन अ बिजनेस साइकिल 12 महीने में जनरली, है ना। तो ये जो करंट लायबिलिटीज है, दैट्स मीन्स कि वी हैव टू पे इन 12 मंथ, एक साल के अंदर आपको पे करना है। समझ में आ गया, है ना। करंट आइटम मतलब डे टू डे ट्रेडिंग ऑपरेशंस का है, और करंट आइटम्स आर ऑफन कैश और थिंग दैट कैन क्विकली बी कन्वर्टेड इनटू कैश, या कोई भी चीज़ जो कैश में कन्वर्टेबल हो, सो दैट इज द करंट। करंट का मतलब हो गया कि अभी, है ना, कुछ दिनों में, 12 महीने के अंदर में आपको यू हैव टू पे। नाउ व्हाट इज द कैपिटल, कोई भी जो बिजनेस का ओनर है ना, वो कितना पैसा इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में, दैट इज द कैपिटल, पूंजी, है ना। बिजनेस को चलाने के लिए आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, सो दैट इज द कैपिटल। नाउ व्हाट इज द रेवेन्यू, अवर बिजनेस में सेलिंग इट्स प्रोडक्ट। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सो व्हाट इज द कैपिटल, सिंपल सा एक बताता हूँ। फॉर रनिंग टेस्ट सीरीज, लेट अस अज्यूम, है ना, कि हमने एक वेबसाइट का फॉर्मेशन कराया, वेबसाइट बनवाया, वेबसाइट अगर बना तो इसमें पैसे लगे होंगे। सो लेट अस अज्यूम इसमें आपको 1 लाख रुपए लगा। सो दिस इज़ द कैपिटल, है ना, ये 1 लाख रुपये कैपिटल हो गया। एंड बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट, अगर हम कुछ उसमें सेल करते हैं लाइक टेस्ट सीरीज या कुछ भी, सो दैट इज़ द रेवेन्यू। रेवेन्यू को हम लोग इनकम भी बोलते हैं, रेवेन्यू और इनकम एक चीज़ है, ठीक है। रेवेन्यू को हम लोग इनकम ही बोलते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू क्या हो गया कि आप इस प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को या सर्विस प्रोवाइड जो कर रहे हो कस्टमर को, उससे जो पैसा कमा रहे हो, तो इसमें मान लीजिए कि अगर हमने 20,000 रुपये का अगर हमने इसमें कमाया, सो दिस इज माई रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द कैपिटल 1 लाख एंड रेवेन्यू इज 20,000। अब है एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। अब इस 20,000 को कमाने के लिए हम और जो चीज़ें खर्चा किए हैं, सो दैट इज़ द, लेट अस अज्यूम
अगर हमने ये जो पैसा 1,00,000 लगाया है, सो 1,00,000 पे अगर इंटरेस्ट है, या हम किसी पर्सन को जो टेक वाले को रखे हैं उसको सैलरी देनी है या वेज देनी है ना, या हम अगर कोई ऑफिस ओपन किए हैं तो उसमें हमारा बिल लगती है, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना, इंटरनेट चाहिए, सो दैट इज़ द एक्सपेंस। मतलब टू अर्न रेवेन्यू जो होगा उसमें एक्सपेंस। एक तो हो गया कैपिटल फिक्स्ड, वेबसाइट मैंने बना लिया, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। आप सोच सकते हो कोई बड़ी कंपनी में हमने मशीन लिया, ये सब चीज़ें, एंड देन सिर्फ मशीन लेने से तो होगा नहीं, उसके बाद भी तो चीज़ें चाहिए हमको, है ना, कोई भी चीज़ बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि टेस्ट सीरीज, अच्छा मैं इसी में एग्जांपल आपको देता हूँ कि लेटेस्ट एज्यूम कि मेकिंग टेस्ट सीरीज, इसमें क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। सो यू हैव टू गिव अ पर्सन, उसको पेमेंट करोगे तो वो क्वेश्चन आपको बना के देगा। सो दैट इज द एक्सपेंसेस टू अर्न रेवेन्यू, जो आप पैसा खर्चा करते हो, सो दैट इज द एक्सपेंसेस। तो फिर सर एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर क्या होता है? अगेन द एक्सपेंडिचर इज आपको पैसा जो आप खर्च कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कि आप कोई अगेन द मशीन खरीद रहे हो, है ना, फर्नीचर खरीद रहे हो कंपनी के लिए आप, है ना, या कोई गुड्स खरीद रहे हो, सो दीज आर द एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर भी दो तरह की होती है, एक होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर हम मशीन खरीद रहे हैं, या हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, या हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं, है ना, लैंड खरीद रहे हैं कंपनी के लिए, सो दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज वो 1-2 साल तक आपके पास मोर देन 1 ईयर रहेगा। अच्छा, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और अब एक्सपेंस, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर सब सेम ही है ना। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का पे करना है, वो तो करेंट आपको अभी पे करने हैं, है ना, रेंट देने हैं, या ऑफिस में कुछ सप्लाई करने हैं, ये सब चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो उसके लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हैं लेस देन 1 ईयर के लिए जिसकी बेनिफिट है, सो दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर अर्निंग रेवेन्यू यू आर मेकिंग सब एक्सपेंसेस, दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सर एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेम है? बिल्कुल सेम है। समझ में आ गया कि फॉर अर्निंग अ रेवेन्यू, आप जो पैसा खर्चा कर रहे हो, सो दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब कि अब ये मान लीजिए खरीद लिए, है ना, फिर आपको कन्फ्यूजन होगा सर कैपिटल क्या हो जाएगा। फिर वहाँ पे कैपिटल में भी तो आपने बोला है कि अमाउंट इन्वेस्ट किए। अच्छा, ये जो आप मशीनरी खरीद रहे हो सर, वो आपकी पूंजी हो गई, वो भी तो आपकी पूंजी ही हुई है ना। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो 1 साल से कम की चीज़ें होंगी, छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आपको आ जाएंगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और देखो, इसको एसेट्स बोलते हैं। नाउ यू कैन, जो हम लोगों ने एसेट्स का डेफिनेशन देखा था, एसेट्स का मतलब है ना कि बिजनेस में आप बिजनेस चलाने के लिए, जैसे एक ट्रक है तो एक दिन में थोड़ी ना ख़राब हो जाएगा, तो सालों साल ट्रक यूज होगा, है ना, तो उसको हम लोग ये आपको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट? प्रॉफिट क्या होगा? कितना प्रॉफिट? प्रॉफिट क्या होगा? हमने जो खर्चा किया है ना किसी अकाउंटिंग पीरियड में, मतलब अकाउंटिंग पीरियड अगर हम लोग 1 जनवरी से 31 आपको 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक माने, सो इन अ पर्टिकुलर पीरियड आपको कितना पैसा हुआ, है ना, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, है ना, हमने पैसे खर्च कितने किए रेवेन्यू को कमाने के लिए। हमने पैसे, जैसे हमने इसको खर्च क्या किए, 1,00,000 रुपये खर्च किए हैं, सो दैट कम्स अंडर द एक्सपेंस ऑल्सो, है ना। एक्सपेंस ठीक है, ये हमारा एसेट्स भी है, बट एक्सपेंस हमारा जो है सो 1,00,000 रुपया हुआ है। हमें रेवेन्यू कितनी मिली है? 20,000, तो हमारा क्या हो गया? लॉस, है ना, 80,000 का हमारा लॉस हो गया। सो दैट इज द, अगर मान लीजिए 1,20,000 कमाता तो हो जाता अगर रेवेन्यू, सो दैट इज द 20,000 की प्रॉफिट हो जाती। तो हमने पैसे खर्च कितने किए हैं और उससे हमारी इनकम कितनी आई है, वो उसको हम लोग देखेंगे, तो वो दैट इज द प्रॉफिट। ठीक है। नो, गेन और प्रॉफिट में लोग डिफरेंस भूल जाते हैं। ठीक है, गेन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एसेट खरीदा, है ना, जैसे मान लीजिए लैंड ही खरीदा या कुछ भी ऐसा एसेट्स खरीदा 1,00,000 में, ठीक है, और अचानक से उसकी वैल्यू जो है सो बढ़ के 2,00,000 हो गई। सो दैट इज़ द गेन। इसको हम गेन बोलेंगे, इसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इसको गेन बोलेंगे, क्योंकि
अब समझ में आ रहा है ना प्रॉफिट और गेन का मतलब क्या होता है। गेन मतलब कि आपका कोई फिक्स्ड एसेट है उसको आपने सेल कर दिया, ठीक है ना, और या आपकी जो एसेट की वैल्यू है वो एप्रिसिएट कर गया, बढ़ गया, सो दैट इज द आपके ये आपका गेन हुआ। सो दैट इज नॉट प्रॉफिट, दैट इज गेन। प्रॉफिट वही होता है जो अगर आप जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, है ना, सेल कर रहे हैं, उसमें जो पैसा लगा है 50 रुपये आप लगा करके 60 रुपये का बेच रहे हो तो 10 रुपये की प्रॉफिट हुई, पर 50 रुपये लगा करके आप 40 रुपये का बेच रहे हो तो वो प्रॉफिट नहीं हुई ना। सो दैट इज द थिंग। लॉस अगेन, अगर इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस हो गया एक पर्टिकुलर पीरियड में तो दैट इज द लॉस, तो ओनर्स की इक्विटी भी घटाती है वो, है ना, मनी लॉस्ट। अच्छा, इसमें क्या है कि लॉस में क्या होता है कि अगर आपकी कोई गुड्स या कैश अगर चोरी हो गया कंपनी का, सो वो भी हम लोग को लॉस ही होता है, या आग लग गया, एक्सीडेंट हो गया, ट्रक सुपर बाजार का ट्रक जो है सो एक्सीडेंट हो गया, सो वो भी हम लोग का एक तरह से लॉस ही है ना, या लोअर प्राइस पे अगर आप कोई मशीनरी को बेच दिया, सो दैट इज ऑल्सो लॉस। नाउ इसके बाद एक टर्म आती है डिस्काउंट। डिस्काउंट दो है, एक ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, ठीक है ना, मतलब आप गुड्स के प्राइस को आप रिड्यूस कर दिए, दैट इज द डिस्काउंट। अब दो तरह से ये आपको दिया जाता है। जब आप बेच रहे हो उस समय आप क्या किए, दे दिए। जैसे मान लीजिए कि 1000 रुपये की कोई चीज़ है, आपने कहा कि भाई हम 10% का डिस्काउंट देंगे, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 900 रुपये में वो चीज़ें मिल जाएगी। 1000 की चीज़ कंपनी का है, उन्होंने क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट में 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो 1000 की चीज़ 900 रुपये में बेच दिया, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए कि 1000 का सामान अगर आप 10 दिन के अंदर पे करोगे, ठीक है ना, तो आपको 5% कम देना पड़ेगा। समझ में आया, मतलब आज आप लेके जाइए, विद इन 10 डेज अगर आप दे देते हैं तो आपको 9%। इससे फ़ायदा क्या हुआ, सो कैश डिस्काउंट का मतलब, कैश डिस्काउंट में बेनिफिट ये होता है कि इसके कारण आप कोशिश करोगे कि विद इन 10 डेज पे कर दें। मतलब आपका प्लान भी होगा कि 20 दिन में पे करते हैं, तो आप जो है सो इस पर क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, तो आपको इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। 5% का आपको डिस्काउंट देंगे अगर आप इस चीज़ को पे कर देंगे विद इन 10 डेज। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अभी पे करोगे तो इतना लगेगा, इतने दिन में करोगे तो इतना लगेगा, है ना, इस पर क्वेश्चंस पे आए हुए हैं, ठीक है। सो दैट इज द कैश डिस्काउंट। वाउचर हमने बता दिया कि द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें रिसीट मिलता है ना, तो कैश मेमो, रिसीट, ये सब मिलता है, तो ये जो होता है इनवॉइस, है ना, तो ये इसको बोलते हैं वाउचर। मतलब दिस इज द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ अ ट्रांजेक्शन। बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसका कुछ प्रूफ तो होगा ना, दैट इज। नाउ व्हाट इज द गुड्स, बार बार एक चीज़ देखते हो, गुड्स सामान, है ना, जो सामान को कोई बिजनेस सेल करता है, सो दैट इज गुड्स, ठीक है। द प्रोडक्ट्स दैट अ बिजनेस बाइज एंड सेल्स और प्रोड्यूसेज एंड सेल्स, क्या हो गया, गुड्स हो गया। अब एक चीज़ आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वो कपड़े बना रही है, तो उसके लिए कपड़े बना के बेच रही है, तो दैट इज द कपड़े क्या हो गए, उसके लिए गुड्स हो गए। बट उसमें मान लीजिए कि बिजनेस के यूज के लिए कुछ अगर आपने खरीद लिया, चेयर खरीद लिया, या चेयर बनाने की कंपनी है, कुछ चेयर उनके पास भी तो होगा यूज के लिए, सो दैट इज नॉट कंसिडर्ड अंडर द गुड्स। गुड्स वही होगा जिसको हम बिजनेस में डाल रहे हैं, हमको उसको सेल करना है, क्लियर। सो दैट इज द गुड्स। जैसे आप समझ लीजिए एक फर्नीचर शॉप है, वहाँ पे चेयर्स एंड टेबल्स जो होगा वो गुड्स होगा, ठीक है ना। जो खरीदेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम जाके खरीद के लाए, या कोई कंपनी, कोई दूसरा बिजनेस अगर उसी को खरीदता है ना, क्योंकि दूसरे बिजनेस को भी तो ज़रूरत होगा ना चेयर की, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएंगे, ठीक है। सो द कंपनी सेलिंग आलमीरा, उसके लिए वो आलमीरा गुड्स हो गया, बट कोई कंपनी अगर खरीद रहा है कि वो अपने यूज के लिए, सो दैट इज द एसेट फॉर दैट कंपनी। ट्रक जो बेच रही होगी कंपनी, है ना, सुपर बाजार को, तो जो बेच रही होगी उसके लिए तो वो गुड्स हो गया ट्रक, बट सुपर बाजार के लिए तो हमारा एसेट्स हो गया। होप आपको समझ में आया होगा। सो दीज आर द, ये गुड्स हो गया। इसके बाद एक टर्म बार बार देखेंगे, ड्राइंग क्या होता है। अब ड्राइंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारी कंपनी है, अब इसमें पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है,
तो उसमें से हमें अगर कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई, वो हम निकाल लिए उसमें से। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए की हमको ज़रूरत पड़ गई, हमको अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल खर्चे के लिए, बच्चे की फीस देने के लिए, कुछ के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? सो दैट इज द ड्राइंग। मतलब फ्रॉम बिजनेस अकाउंट, इफ अ पर्सन ओनर ऑफ दैट बिजनेस, अगर वो पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकालते हैं तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। ठीक है, क्लियर? परचेज क्या होगा? अगर कोई बिजनेस जो है, जो भी सामान खरीदती है उसको परचेज बोलेंगे, है ना? वो यूज के लिए खरीदे या सेल के लिए खरीदे। अब 2 तरह के, इसमें 3 तरह की है। वन इज द ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है। और परचेज जो होगा वो कैश से भी हो सकता है, जो इमीडिएट दे देंगे, और क्रेडिट पे भी ले सकता है कि बाद में हम इसको दे देंगे आपको, क्रेडिट पर्पस। ठीक है। अब ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, जो गुड्स खरीदा जाता है, गुड्स रीसेल के लिए। जैसे मान लीजिए, मैं आपको ट्रेडिंग बिजनेस का एक एग्जांपल देता हूँ। चॉकलेट का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो कंपनी से चॉकलेट खरीदता है, या डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर जो है सो चॉकलेट खरीदता है रीसेल करने के लिए, कुछ पैसे कम में खरीद करके उसको फिर बेच देता है। ठीक है। सो उसमें कुछ चेंज नहीं करता है ना, विथ और विदाउट चेंज उसको बेच, दैट इज द ट्रेडिंग। और रॉ मटेरियल जो मैन्युफैक्चरिंग करना है, कपड़े की अगर खरीदनी तो कॉटन तो खरीदना पड़ेगा ना कपड़े की कंपनी को। सो कपड़े की कंपनी को जो कॉटन खरीदना पड़ता है, दैट इज द रॉ मटेरियल फॉर दैट कंपनी, है ना। और उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स करके बनाते हैं। सो दैट इज द ऑल्सो अ परचेज। इसमें क्या परचेज करता है, रॉ मटेरियल। इसमें गुड्स परचेज करके उसको फिर थोड़ा बहुत चेंज वेंज करके सेल कर देते हैं। सो दीज आर द परचेजेज, ये सब परचेज में ही आएगा। देन मैंने आपको बताया कि स्टॉक, इन्वेंट्री मैंने बताया था स्टॉक। मान लीजिए कि आप कपड़े की कंपनी है, अब कपड़े की कंपनी के पास में बहुत सारे जींस बने पड़े हैं। सो दैट इज द इन्वेंट्री, उसका इन्वेंट्री होगा स्टॉक इन्वेंट्री। अब देयर इज जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी 2026 को हम देखें कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है, और 1 जनवरी 2026 को हम देख रहे हैं कि हमारे पास में कितना जींस बचे हुए हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, है ना, वो आपको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक, बिगनिंग इन्वेंट्री, उसको इन्वेंट्री बोलेंगे कि हमारे पास 500 जींस पहले से पड़े हुए हैं। और एंडिंग इन्वेंट्री होता है क्लोजिंग स्टॉक, कि अकाउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है मान लीजिए, तो उस दिन हमारा 400 जींस जो है सो नहीं बिका, मतलब हमारे शॉप में अभी 400 है ही बचा हुआ। ठीक है। सो दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक्स। अब अगेन द ट्रेडिंग बिजनेस के लिए होगा तो गुड्स होगा। इवन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की रॉ मटेरियल्स भी रह सकता है। जैसे मान लीजिए कपड़े हमने खरीदे, कॉटन खरीदे हमने कपड़े बनाने के लिए, बट ऐसा नहीं है कि सारे बिक गए। हो सकता है कि अकाउंटिंग पीरियड हमारा खत्म हो गया, 31 दिसंबर को हमारे पास रॉ मटेरियल बहुत बच गया। सो रॉ मटेरियल्स जो होगा, या आधा अधूरा बना हुआ है ना, शर्ट का बाँह लग गया, कॉलर बचा हुआ है, ऐसी भी चीज़ें तो हो सकती है, तो वो भी अगर रह गया, सो दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री। इस पर भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम आपको बनवाएंगे, इस पर भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है। इसके बाद एक जगह लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डेटर क्या होता है और क्रेडिटर क्या होता है। ठीक है ना। ठीक है। और डेबिट क्रेडिट क्या होता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन लोगों को रहता है, क्योंकि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कन्फ्यूजन है। चलिए आपको मैंने इसको ठीक से समझाता हूँ कि व्हाट इज, हु इज़ द डेबिटर, हु इज़ द क्रेडिटर। अगर आप हिंदी में देखते हैं, सो इन हिंदी डेबिटर का मतलब होता है लेनदार। ठीक है। और क्रेडिटर का मतलब होता है उधारदाता। क्रेडिट कार्ड क्या करता है आपको, ठीक है, बाद में पे कर देना। सो दैट इज द उधारदाता। मतलब कोई पीपल, इसमें लोगों को ले लो या कोई बिजनेस को ले लो, है ना, अगर कोई भी बिजनेस होगा या लोग होंगे ऐसे जो किसी कंपनी से क्रेडिट पे सामान लेते हैं, क्रेडिट पे सामान लेते हैं या गुड्स लेते हैं या सर्विसेज लेते हैं और पैसा देना बाकी रखते हैं। जैसे राम क्या किया, किसी दुकान पे गया और 5,000 रुपये का सामान, 5,000 रुपये का सामान उधार ले लिया, तो राम जो है उस दुकान का क्या हुआ, डेटर हुआ। ठीक है। और क्रेडिटर क्या होता है, जैसे आपको कोई दुकान होगा, किसी सप्लायर से क्या करता है, 3,000 का सामान उधार पर खरीदता है, तो सप्लायर जो होगा दुकान का उधारदाता होगा। नहीं समझे? चलिए फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। एक
दुकान है ना, एक शॉप ए है, ठीक है। अब ये शॉप ए में इसको बेचने के लिए तो चाहिए ना, सामान चाहिए, दुकान हो, शॉप ए हो या कोई पर्सन हो, तो शॉप ए को बेचने के लिए सामान चाहिए, तो ये कहीं पे गया है ना, किसके पास गया, कोई सप्लायर के पास में गया कि भैया हमको, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप एक काम कीजिए, हमको उधार पे पैसे दे दीजिए, मतलब उधार पे सामान दे दीजिए। तो ये क्या किया, गुड्स इससे सप्लायर से ले लिया, किस पे लिया, उधार पे लिया, ठीक है। तो ये जो है ना, तो अब क्या हो गया, ये सौंपे जो है ये आपको क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। ये सप्लायर जो हो गया, सप्लायर क्या किया, उधार दिया, तो सप्लायर जो हो गया क्रेडिटर हो गया। क्या हो गया, सप्लायर हो गया क्रेडिटर। नहीं समझ में आया, सप्लायर सौंपे के लिए क्रेडिटर हो गया। सप्लायर जो किया है, ये उधार जो दिया है ना, हिंदी में अगर आप ध्यान रखेंगे, जो उधार दिया है ना, सो सौंपे इस दुकान के लिए, ये आप सप्लायर जो हो गया वो क्रेडिटर हो गया। और इसी दुकान से रमेश क्या करता है, रमेश क्या करता है, 5,000 रुपये का सामान उधार ले लेता है, 5,000 का सामान उधार ले लेता है। नाउ देखिए, इसको देना है पैसा, क्योंकि सप्लायर से पैसा लिया है, तो सौंपे क्या करेगा सप्लायर को, पर रमेश ने 5,000 का लिया है, तो रमेश को जो है सो इसको देना है, तो इस शॉप के लिए रमेश जो होगा वो डेटर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आएगा। रमेश इस दुकान के लिए डेटर हो जाएगा, क्योंकि रमेश को देना है इस शॉप पे पैसा। फिर से एक बार समझा देता हूं मैं, शॉप ए है, एक दुकान है, इस दुकान से दुकान किसी सप्लायर के पास जाता है, बोलता है कि हमको भाई मेरे पास सामान नहीं है, गुड्स नहीं है, हमको आपको जो है सो कुछ उधार पे दे दीजिए, ठीक है, तो उधार से लेकर के चला आता है ना। और वो क्या करता है, रमेश को 5,000 का सामान चाहिए, तो रमेश इससे उधार पे ले जाता है। नाउ इस दुकान के लिए कौन क्रेडिटर हुआ, कौन डेटर हुआ, तो चूंकि उस दुकान को रमेश पैसा देगा 5,000, तो रमेश इज द डेटर फॉर शॉपे, और चूंकि शॉप को, सप्लायर को पैसा देना है, तो शॉपे के लिए क्रेडिटर कौन होगा, दैट इज द आपको सप्लायर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ व्हाट इज द डेबिट, डेबिट से एसेट इंक्रीज करता है और लायबिलिटीज घटती है। पैसा अकाउंट में आ रहा है, मनी कमिंग इनटू एन अकाउंट, और क्रेडिट, लायबिलिटीज बढ़ी, रेवेन्यू, इक्विटी, ये सब बढ़ेगा, और एसेट जो है डिक्रीज करेगा, मनी लिविंग ऑन अकाउंट, ठीक है। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना कि अकाउंटिंग टर्म में जो डेबिट और क्रेडिट होता है, और जो आपको बैंकिंग टर्म में होता है, जैसे बैंकिंग में तो आपको मैक्सिमम लोगों को यही पता होगा कि बैंकिंग में कैसे होता है ना। तो बैंकिंग में डेबिट क्रेडिट जो होता है, क्रेडिट का मतलब कि आपके पास पैसा आया आपके अकाउंट में, और डेबिट का मतलब आपके अकाउंट से पैसा गया, तो मेनली आप लोग यही समझते होंगे। बट इन अकाउंटिंग जो होता है, एक चीज़ इसमें और ध्यान रखना, डेबिट जो होता है अकाउंटिंग में लेफ़्ट साइड में लिखते हैं, और क्रेडिट जो होगा वो राइट साइड में लिखते हैं। तो बैंकिंग में डेबिट एंड क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में कैसे लिखते हैं वो बात है ना। तो डेबिट का मतलब होता है कि एसेट्स का इंक्रीज करना, इंक्रीजेज ऑफ एसेट्स इंक्रीज होगा, है ना, लायबिलिटी कम होगा, सो दैट इज द डेबिट इन अकाउंटिंग टर्म, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी क्लियर कर लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होना है। बैंकिंग में हो गया, डेबिट का मतलब हो गया कि मनी इज लिविंग फ्रॉम अकाउंट, ठीक है। और क्रेडिट का मतलब हो गया यहाँ कि मनी इज कमिंग, ठीक है, इन अकाउंट। समझ में आ गया। नाउ इन अकाउंटेंसी अपोजिट होता है, डेबिट का मतलब मनी कमिंग इनटू एन अकाउंट, और क्रेडिट का मतलब मनी लिविंग एन अकाउंट।
ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वो आपको एक नया कोई इक्विपमेंट खरीदा, है ना। जैसे मान लीजिए अब बिजनेस बाइज ए कंप्यूटर, 12,000 रुपये पे आपने कंप्यूटर खरीदा, तो इक्विपमेंट अकाउंट में एसेट्स हो गया, ये कंप्यूटर एसेट्स हो गया, तो एसेट्स बढ़ा ना, एसेट्स बढ़ा, ठीक है, तो उसको हम लोग डेबिट बोलेंगे, ठीक है। और ये 12,000 रुपया जो है सो, चूँकि 12,000 रुपये हम क्रेडिट पे लिए हैं, तो 12,000 डेबिट में आपको एसेट्स इंक्रीज कर गया, बट चूँकि ये आपको 12,000 रुपये हमको क्रेडिट पे लिए हैं ना, तो वो हमको फ्यूचर में पे करना है ना, सो दैट इज़ क्रेडिट। तो डेबिट लेफ्ट में होता है, क्रेडिट राइट में होता है। बैंकिंग वाला और अकाउंटिंग वाला डिफरेंट होगा, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो कंफ्यूज हो जाते हैं बैंकिंग में, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें थोड़ी सी टाइम लगा के समझा दी हैं। आपको नहीं समझ में, आप एक बार देख लेना कि डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होगा। इसको तो हिंदी टर्म से आप आराम से इसको समझ सकते हो, है ना। हम एक सिंपल से एग्जांपल लेके देन फिर डेबिट क्रेडिट, क्योंकि जब अकाउंटिंग टर्म में आप डेबिट क्रेडिट समझोगे तो आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जो यूपीएससी पूछी है, और कुछ क्वेश्चन जो है सो यूजीसी नेट के क्वेश्चन है। सो दिस इज द एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब हो गया कि बिजनेस के लिए की गई ट्रांजेक्शन, है ना, जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ाएगा, है ना। सो अगर मान लीजिए कि बिजनेस के लिए 10,000 का फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया, हमारा एसेट्स हो जाएगा। या सैलरी एम्प्लॉई को दे रहे हैं 5,000 रुपया, तो वो भी आपको जो है सो बिजनेस के एक्सपेंस में आ जाएगा। पेड सन्स फी फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से अगर किसी को दे रहे हैं, सो दैट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। पेड सन्स फी फ्रॉम बिजनेस के अकाउंट से अगर आप 2,000 निकाल करके अपने बेटे के फी फिल कर रहे हो, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस में एसेट्स को कम करेगा ना। 2,000 रुपये अगर आप उसमें से निकाल लिए तो 2,000 रुपये तो उसमें से गया ना, सो अफेक्ट्स द बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट तो करेगा। लेकिन पर्सनल बैंक अकाउंट से अगर आप पैसा दे रहे हो तो दैट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, एनसीईआरटी का कुछ और आंसर है, बट इसमें और भी दूसरा आंसर हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कि दीप्ति वांट्स टू बाय अ बिल्डिंग फॉर हर बिजनेस टुडे। आज के दिन में दीप्ति अपने बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग खरीदना चाहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेवेंट डाटा। तो उसको डिसीजन लेने के लिए इसमें से कौन सा डाटा जो है वो आपको रिलेवेंट है। नाउ अगर इसमें हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि रिलेवेंसी वाला फैक्टर अगर देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और वैसे अगर हम सोचेंगे तो कैसा आंसर हो, क्या आंसर होगा देखते हैं। सिमिलर बिजनेस एक्वायर्ड द रिक्वायर्ड बिल्डिंग इन 2000 ईस्वी में 10 लाख में इसी तरह की बिल्डिंग खरीदी गई है। पहला तो ये है। दूसरा क्या है, बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल्स 2003 में बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी थी वो देख करके पता चलेगा, है ना। तीसरा है कि बिल्डिंग कॉस्ट 1998 में बिल्डिंग की क्या कॉस्ट थी वो देख करके पता चलेगा। चौथा है कि सिमिलर बिल्डिंग कॉस्ट इन द अगस्त 2005 में अगस्त 2005 में सिमिलर बिल्डिंग का कॉस्ट कितना था वो, ठीक है। अब देखिए मेरी बात, अब इसमें आज हम अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उसके लिए हमारा रिलेवेंट डाटा कौन होगा, रिलेवेंट डाटा कौन होगा। तो आज हमारा डिसीजन अगर हमको लेना है तो दो चीज़ें हो सकती है कि जो लेटेस्ट में जो सेम तरह की बिल्डिंग का जो कॉस्ट होगा, है ना, वो हम लोग देखेंगे कि मतलब जैसे आज हम ले रहे हैं तो मान लीजिए कि आज आपको 50 लाख में पड़ रहा है, तो हम देखेंगे कि भाई लास्ट किसी ने इस तरह की सिमिलर बिल्डिंग कितने में ख़रीदा है। सो दैट इज़ द एक आपको ये डाटा हो गया। सो सबसे लेटेस्ट जो होगा वो देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आज आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप देखो कि इससे पहले किसी ने 2020 में, 22 में, 25 में कोई लिया है तो उसका कितना सिमिलर टाइप की बिल्डिंग का कितना कॉस्ट पड़ा है वो देखेंगे। एक तो ये चीज़ हो गया, तो एक तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। बट जो अगर मोस्ट इफेक्ट आंसर आप बोलेंगे तो ये होगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस जहाँ पे ये आंसर दिया हुआ है, बट दिस शुड बी द आंसर बिकॉज इन अकाउंटेंसी में क्या होता है कि जैसे हम लोग एक पढ़े थे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, उसमें देखे थे रिलेवेंसी, है ना, कंपैरेबिलिटी देखा था ना। तो उसके अनुसार से अगर हम लोग सोचें कि जिस तरह के बिजनेस दीप्ति करती है उस तरह के बिजनेस में, है ना, सिमिलर बिजनेस एक्वायर्ड द रिक्वायर्ड बिल्डिंग 2000 ईस्वी में कितना में खरीदा है, उस तरह के बिजनेस के लिए कितने जगह की ज़रूरत होती है और उस तरह के बिल्डिंग में, उस तरह के बिजनेस ने कब कितने में ये बिल्डिंग में कितने में ये बिल्डिंग खरीदा था। सो ये डाटा अगर उसको मिल जाए तो उसको पता चल जाएगा कि क्या मेरे लिए है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कि
इफ़ यू आर रनिंग, मान लीजिए हमको एक वेबसाइट ही बनवाना है, तो इस तरह के काम के लिए इससे पहले वेबसाइट के लिए कितने पैसे दिए गए हैं, सो दैट इज़ द रिलेवेंट सेम वर्क के लिए, है ना। मान लीजिए कि वेबसाइट की अगर बात करें, है ना, तो वेबसाइट की बात करें तो कोई ई कॉमर्स के लिए भी वेबसाइट बना सकता है, कोई एजुकेशन के लिए बना सकता है, तो हम तो सिमिलर बिजनेस के लिए देखेंगे ना, सिमिलर बिजनेस में देखेंगे। सो दोनों वेबसाइट बनवा रहा है, बट हम किसका डाटा हमारे लिए रिलेवेंट होगा, एजुकेशनल सर्विस के लिए लेटेस्ट जो बनाया है, इसीलिए आंसर शुड बी ए। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैंने वैसे ए और डी दोनों ऑप्शन में लिख दिया था, बट दिस शुड बी द बेस्ट पॉसिबल आंसर। ठीक है, एनसीईआरटी ने भी ए ही दिया है। ठीक है, समझ में आ गया कि वेबसाइट हमें बनानी है, बट वेबसाइट में तो ई कॉमर्स के लिए वेबसाइट भी हो सकती है ना, एजुकेशन के लिए भी हो सकती है। सो नाउ हम तो एजुकेशन का काम कर रहे हैं, तो हम एजुकेशन की वेबसाइट में कितना पैसा लगा है लास्ट में वो देखेंगे। तो इसीलिए सिमिलर टाइप के बिजनेस, उस तरह के बिल्डिंग कितने में खरीदी है, वो डाटा हमारे लिए रिलेवेंट होगा। अगला है कि विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन में इसमें आपको क्या क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा इन बुक ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ समरीज इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि कम्युनिकेशन सबसे लास्ट में होगा। हमने जो आपको अकाउंटिंग एज अ इंफॉर्मेशन बताया था, तो उसमें आपको बताया था कि कम्युनिकेशन सबसे लास्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, फिर तो सबसे पहले आइडेंटिफाई, तो आइडेंटिफिकेशन इसमें दिया नहीं हुआ है, तो इसका मतलब सर ए पहला हमको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग द बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फ्रॉम द वाउचर, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, है ना। सो रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा को हम पहला ले लेते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग के बाद हम लोग इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ले सकते हैं, बिकॉज उसके बाद क्लासिफाइंग एंड देन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो वी कैन राइट दिस इज द बी, एंड कम्युनिकेशन तो सबसे लास्ट में होगा ना, हम लोग डिफरेंट यूजर्स को कम्युनिकेट करेंगे, सो दैट इज द लास्ट स्टेप। सो दिस वन इज द डी, है ना, और दिस वन इज द सी। सो द आंसर इसमें बी सी में क्या ये ठीक है, यस ठीक है, ठीक है। सो दिस शुड बी द आंसर, दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, हाँ, तो कम्युनिकेशन शुड बी द, ये सी होगा। ठीक है, अच्छा ये सी और ये डी होगा। ठीक है, अगला है कि विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। क्लियर का बात इसमें हम लोग कहाँ किए थे, हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी। वन इज द रिलायबिलिटी, कि रिलायबल होने चाहिए। देन आपको हमने बात किया था कि रेलेवेंस होना चाहिए। देन हमने बात किया था कि अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और कंपैरेबल होने चाहिए। तो रिलायबल तो होगा नहीं, है ना। रिलायबल में हम लोगों ने पढ़ा था कि दैट इज़ द रिलायबल, मतलब कि कोई एरर नहीं हो, है ना, फेथफुल हो, है ना, भरोसा हो, कोई बायसनेस नहीं हो, यही हमने पढ़ा था रिलायबल में। तो हमसे पूछ रहा है कि क्लियरली प्रेजेंट, मतलब क्लियर है एकदम, दैट मीन्स कि इट इज अंडरस्टैंडेबल। सो द आंसर इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था कि जो इस फाइनेंशियल ईयर में, हर फाइनेंशियल में सेम टाइप से सेम फॉर्मेट में हो, अलग अलग फॉर्मेट नहीं हो, अलग अलग अकाउंटिंग ईयर ना हो, ये हमने पढ़ा था ना। ठीक है, सो अगर क्लियरली प्रेजेंटेड है, सो दैट इज द अंडरस्टैंडेबिलिटी में आ जाएगा आपको। अगला है कि यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग। रिपोर्ट करने के लिए आप सेम मेजरमेंट का यूनिट रखते हो। अगर मीटर रख रहे हो तो मीटर रखेंगे सब में, डॉलर रख रहे हो तो डॉलर रखेंगे हर साल। ऐसा नहीं करेंगे इस बार डॉलर, अगले बार कुछ, इस बार मीटर में कुछ लिखेंगे, इसमें सेंटीमीटर में लिखेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं। सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट शुड बी द सेम एंड सेम फॉर्मेट। ये किस में बात करते हैं, तो कंपैरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस और रिलायबिलिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, कंपैरेबिलिटी। जो हम पढ़े हैं उसी पे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द प्राइम फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्राइम फंक्शन क्या है ना। सो दैट इज द ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, सब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड, क्लासिफाइंग, समराइज बिजनेस ट्रांजेक्शन, असिस्ट द मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग देयर फंक्शन इफेक्टिवली। मैनेजमेंट को असिस्ट करना, है ना, कि उससे आपको फंक्शन इफेक्टिवली हो। तो मेन अगर फंक्शन की बात करें तो बिजनेस ट्रांजेक्शन को समराइज करना। सो रिकॉर्ड,
क्लासीफाई एंड समराइज बिजनेस ट्रांजेक्शन। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि सिस्टमैटिक मैनर में बिजनेस ट्रांजेक्शन को समराइज करना और रिकॉर्ड करना, मतलब उसको नोट डाउन करना, लिखना, प्रेजेंट करना, दैट इज़ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको हमेशा पूछे जाते हैं कुछ में, तो अकाउंटिंग एसेट में आप रट्टा मार लीजिए, अगर आप समझ जाएं तो ठीक है, अदरवाइज रट्टा मार लेंगे। सो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, सो एसेट्स जो होता है लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ठीक है, सो एसेट इज लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। अब इसमें जो एसेट्स हमने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द एसेट्स, देन आपको मैंने ये भी बताया था कि व्हाट इज़ द लायबिलिटीज़, है ना। जैसे एसेट्स में हो गया कि बैंक में जो भी इक्विपमेंट्स हैं, है ना, इक्विपमेंट्स हैं, या इन्वेंट्री है जो कि जिसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, है ना, या कैश जो है अपने पास में, सो दैट इज ऑल कम्स अंडर द एसेट्स। लायबिलिटीज़ है कि अगर आपके बैंक उनके पास लोन है तो वो सारे लोन्स या जो भी चीज़ें पे करनी है, पेएबल्स हैं, सो वो सब आ जाएंगे आपको लायबिलिटीज़ में। इक्विटी क्या हो जाएगा, इक्विटी का मतलब होता है कि ओनर्स का शेयर। ओनर्स, मान लीजिए कि बिजनेस में अगर कितने पैसे हमने लगाए हैं, है ना, और प्रॉफिट कितने, रिटेन प्रॉफिट है, वो सारी चीज़ें, तो ओनर्स के शेयर कितने होंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये मान के चले कि एग्जाम्पल में हम अगर एक चीज़ देखें कि कैश जो है बैंक में वो आपको 50,000 रुपया है, किसी कंपनी का 50,000 रुपया, कंपनी ए है जिसमें बैंक में 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, और फर्नीचर जो है, सो फर्नीचर जो है वो आपको लगभग 30,000 रुपये के फर्नीचर हैं वहाँ पे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इस कंपनी ने लोन लेके रखा है 40,000 रुपये का, लोन लेकर के ये जो भी चीज़ें किया है उसमें इनके पास 40,000 का लोन भी है। नाउ व्हाट इज़ द एसेट्स, इसमें क्या होगा, ठीक है ना, ये एसेट्स क्या होगा, सो बताइए। तो एसेट्स जो हो गया वो आपको हो गए ये 80,000 रुपये जो हो गया वो एसेट्स हो गए, मतलब जो भी कैश होगा या इक्विपमेंट हो गया या इन्वेंट्री कितने का भी है, सो दैट इज़ दिस इज़ द एसेट्स। तो एसेट्स हमारा ये हो गया, ये कम एसेट्स है, और ये लायबिलिटीज़, क्योंकि जो ओनर होंगे, है ना, जो मालिक होंगे, उनको इतने 40,000 रुपये पे भी करना है। सो नाउ व्हाट इज़ द ओनर की शेयर कितनी बची, ओनर की 80,000 रुपये का एसेट्स है उनके पास में आज के डेट में, और 40,000 रुपया उनको देना है, मतलब ओनर की जो शेयर है अभी बचे, ओनर के पास कितने हैं 40,000। सो दैट इज़ द इक्विटी। इक्विटी इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको इक्विटी पूछे सो दैट इज द एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, एसेट बोले तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़। बेटर जो आपको याद करने का है वो ये याद रखिए कि ओनर को तो वही पैसा मिलेगा ना जितने का एसेट्स उसके पास में है, और लायबिलिटीज़ को घटा देंगे, जो बाकी बचा सब ओनर का शेयर हो जाएगा। अब 5 ओनर है तो उसमें शेयर बढ़ जाएगा, दैट इज़ अनदर थिंग। तो ये आप याद रखिए कि इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, और उस पर जो भी इक्वेशन पूछेगा तो वो आप बना सकते हैं। ठीक है, सो आंसर शुड बी क्या हो जाएगा इसमें, ये इक्विटी इज इक्वल टू, ये सही है। अब इसी को उल्टा पुल्टा इन्होंने किया है ना, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस इक्विटी, है ना, इसी को उल्टा बस किया है। आप एक इक्वेशन बस याद रखिए, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। इक्विटीज क्या बोलते हैं, ओनर्स का शेयर कितना है, ओनर्स के पास कितना है इसमें। ठीक है, ठीक है, और एसेट प्लस लायबिलिटीज इज इक्विटी, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि लायबिलिटी और इक्विटी इज इक्वल टू एसेट, ये भी सही है। मतलब इसी इक्वेशन को एक साइड से दूसरे साइड में करके दिया है और पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। सो एसेट प्लस, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू ओनली इवेंट्स विच आर कंसर्न्ड विथ बिजनेस फॉर्म। ठीक है, पहला कह रहा है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपको सिर्फ उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो इवेंट्स होती हैं, उसी को ध्यान, उसी बात को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करता है। ठीक है ना, सो ओनली टू रिलेटेड टू द डैट बिजनेस, है ना, कोई दूसरे बिजनेस का नहीं। ये बिल्कुल सही है, हमने तो बात किया था कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जो रिकॉर्ड्स होती है ना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, सिर्फ उस बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी होती हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में होती है वही है। दूसरा है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है कि, और ये जितनी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको समराइज वे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट या बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रखते हैं। ठीक है, तो बोथ दोनों के दोनों आपको सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, आपको एक्सप्लेनेशन का बात इसमें नहीं है। सो बी शुड बी द आंसर।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होगा। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है ये आप समझिए। कोई भी जो बिजनेस आप शुरू करते हैं, है ना, सो बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, है ना, स्टार्टिंग द बिजनेस, जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे कोई कोर्स लॉन्च करना है अपने, तो मुझे वेबसाइट चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, तभी तो हम कोर्स लॉन्च करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस जो पैसा खर्चा होता है उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, है ना। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि अगर कोई कंपनी कोई एसेट खरीदता है ना, जैसे मान लीजिए कि लैंड खरीदा या कोई नया मशीन खरीदा, सो दैट इज़ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल पे पूंजी बनाने के लिए जो खर्चा किया, सो दैट इज़ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही एक्सपेंस भी बोलते हैं, ये हमने आपको पढ़ाया था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कि डे टू डे जो बिजनेस होती, डे टू डे जो ऑपरेशंस होती है उसमें जो पैसे खर्च होते हैं। सो जैसे मान लीजिए कि मशीन है, मशीन में ऑयलिंग करनी है, तो दैट इज़ द डे टू डे बिजनेस हो गया ना। डे टू डे बिजनेस में जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब कि टू जनरेट द रेवेन्यू, वट एवर यू आर एक्सपेंडिंग टू जनरेट द रेवेन्यू, दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल गेन क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि कोई आपने घर खरीद के रखा है, बहुत सारी एसेट्स खरीद के रखा है, उसको सेल करते हो, उस पर जो गेन होता है, सो दैट इज़ द कैपिटल गेन। उस एसेट्स पे जो होता है, हमने गेन का भी डेफिनेशन बताया था। एट दैट टाइम मैंने कहा था कि वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आपने कुछ भी खरीदा और आपकी वो वैल्यू बढ़ गई, मशीन की 1 लाख रुपए में खरीदा, उसकी वैल्यू 2 लाख हो गई, सो दैट इज़ द गेन, दैट इज़ नॉट प्रॉफिट, दैट इज़ द गेन, है ना। कि हमने कुछ दिन रखा उसको तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो ये सारी डेफिनेशन। देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, है ना। तो अब ये हो गया बिफोर स्टार्टिंग। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब बिजनेस से स्टार्ट करने से पहले जो आप पैसा खर्च करते हैं। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि इस अकाउंटिंग पीरियड में, है ना, ठीक है, फ्यूचर में, फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड में, मतलब जैसे मान लीजिए कि इस साल हम कुछ पैसा खर्चा करते हैं कि अगले साल हमें फ़ायदा हो, है ना, तो उसको हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कि हम पैसा एक्सपेंड कर रहे हैं इस अकाउंटिंग पीरियड में, 2025-20 में कर रहे हैं कि 26-27 में हमारा की आपको रेवेन्यू जनरेट होगा फ्यूचर में। तो यहाँ जो फ्यूचर में ही रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तो आप बिजनेस में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी करते हो, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो आ जाएगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो याद रखना है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब कि इस अकाउंटिंग पीरियड में हम पैसा खर्चा कर रहे हैं इस इंटेंशन से कि अगली बार हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इसी में आ जाएगा, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में भी हम लोग पैसा इसीलिए खर्चा करते हैं कि हमारा रेवेन्यू आएगा, ठीक है। ये सब PYQs है। व्हेन आर करंट लायबिलिटीज पेएबल, मैंने आपको बताया था जब मैंने करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ के बारे में बताया था कि जो भी करंट एसेट्स होगा, लायबिलिटीज होगा, विदिन 12 मंथ, है ना, आपको जो है सो देना पड़ेगा। सो विदिन अ ईयर, ये हमने अभी बात किया था, है ना, कि कंपनी को करंट अगर हो गया, नॉन करंट रहेगा तो मोर देन 1 ईयर, करंट लायबिलिटीज विदिन 12 मंथ, ठीक है। सो विदिन अ ईयर, ये हमने पढ़ा था। अगला है कि ग्रॉस प्रॉफिट किसको बोलते हैं। प्रॉफिट हम लोगों ने बात किया था। प्रॉफिट हमने क्या बात किया था कि सर प्रॉफिट ये बात किया था कि हमने कितना पैसा लगाया है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और कितना पैसा हमारा रेवेन्यू आया है ना। सो व्हाट आर द एक्सपेंसेज जिसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, और व्हाट आर द रेवेन्यू, हमको कितने पैसे आए हैं, मतलब रेवेन्यू मतलब इनकम भी होता है। सो ये जो होता है कि इसको बोलते हैं प्रॉफिट। नाउ प्रॉफिट सिर्फ ऐसे नहीं होता है, प्रॉफिट में 2 चीज़ और है, वन इज़ द ग्रॉस और वन इज़ द नेट प्रॉफिट। एक होता है नेट प्रॉफिट, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को ग्रॉस इनकम भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए टर्नओवर आपने पढ़ा होगा ना, जैसे मान लीजिए कि हमने 5 लाख रुपए का सामान बेचा, ठीक है। सो 5 लाख रुपए का सामान बेचा, ठीक है, तो ये तो पूरी रेवेन्यू हो गई, पूरी आपकी इनकम हो गई, ये पूरी रेवेन्यू हो गई, ठीक है। अब ये रेवेन्यू हो गई, लेकिन अब इसमें कितने रुपए पैसे लगाए हैं, ठीक है, कितने पैसे हम लोग का लगाए, तभी तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ग्रॉस इनकम भी बोलते हैं,
ठीक है, ग्रॉस इनकम भी बोलते हैं। मतलब 5 लाख रुपए का रेवेन्यू, मतलब 5 लाख रुपए का गुड्स हमने बेचा है, लेकिन जो गुड्स बेचा है उसकी कॉस्टिंग क्या लगी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 5 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स 4 लाख लगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट करना कितना हो गया, 1 लाख रुपया हो गया। मतलब समझ रहे हैं, 4 लाख रुपए का सामान को हमने 4 लाख रुपए किसी रॉ मटेरियल्स वगैरह लगा के 4 लाख रुपया हमारा पूरा एक्सपेंस हुआ है इसको बनाने में, और 5 लाख रुपया हम उससे कमाए हैं, तो 5 लाख रुपये हमारा रेवेन्यू है, तो 1 लाख रुपये ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, उसको ग्रॉस इनकम भी कहते हैं 1 लाख। लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि सिर्फ इनकम आपने 50 लाख रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो उसको नेट प्रॉफिट नहीं बोलते हैं। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में पूरा ग्रॉस इनकम का मतलब या ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब हो गया कि पूरा कितना पैसा आपको मिला, फ़ायदा हुआ, ठीक है। लेकिन उससे फ़ायदा होता है तो सरकार कहती है कि भैया अब इसको देना पड़ेगा टैक्स। क्या देना पड़ेगा, टैक्स। तो नेट प्रॉफिट का मतलब होता है, नेट प्रॉफिट के भैया ठीक है आपको 1 लाख रुपए की ग्रॉस प्रॉफिट तो मिली है, प्रॉफिट मिली है, चलो अब मेरे को टैक्स दो। सो आफ्टर टैक्स देने के बाद हमारे हाथ में कितना आया, समझ में आ गया, टैक्स। या मान लीजिए कि अगर ये 4 लाख रुपया जो कॉस्ट लगा है उसमें आप 4 लाख रुपया लगाने के लिए कोई लोन लिया है, तो उसका भी तो इंटरेस्ट है ना। तो ये सब चीज़ों सबको घटा करके तो उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, मतलब ओवरऑल कितना आया, ठीक है ना। सो ग्रॉस और नेट में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो सेल्स कितना हुआ, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स, टोटल सेल्स कितना हुआ उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है जो गुड्स सोल्ड हुआ है उस कितने का है। 1 लाख रुपया आपने वेबसाइट बनाने में लगाया, 1 लाख रुपये में 1,10,000 रुपया यू अर्न, 1,10,000 रुपया आपका है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 10,000 रुपया। लेकिन उस 10,000 रुपया के लिए आपको जो है सो वो 1 लाख के लिए 1 लाख रुपया जो आप लगाए हो उसके लिए अगर आपने लोन लिया है उसका 2,000 इंटरेस्ट अगर हो गया तो यू हैव टू पे द, तो नेट प्रॉफिट जो होगा वो 8,000 रुपया होगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। ग्रॉस नेट, कहीं पे भी ग्रॉस नेट होगा तो उसका मतलब यही होता है। नेट में क्या होता है कि टैक्स वगैरह हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या होगा, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फॉर्म्स, कोई बिजनेस है, फॉर्म्स उसको बोलते हैं, है ना, एंटिटी बोलते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट करेंट एसेट में, करेंट एसेट्स का क्या होगा। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को करेंट एसेट्स बोलेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल को ग्रॉस करेंट लायबिलिटीज एंड ऑपरेटिंग साइकिल को बोलेंगे, ठीक है। एक चीज़ समझिए, नेट वर्किंग कैपिटल जो होता है वो होता है, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मतलब कि कितना से कंपनी में काम हो रहा है। सो आज की डेट में हमारा करेंट एसेट्स कितने का है ना, और करेंट लायबिलिटीज कितने का है, ठीक है। सो दैट इज द नेट वर्किंग कैपिटल, क्लियर। और ग्रॉस का मतलब हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट। नाउ करेंट एसेट में कौन कौन सा आएगा, कैश इज अ करेंट एसेट्स, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मैंने आपको बताया था कि स्टॉक जो होगा यू हैव टू स्टॉक को सेटल करना पड़ता है विद इन 12 मंथ्स, सो दैट इन्वेंट्री इज ऑल्सो करेंट एसेट्स, हमने ये बताया था। इस वीडियो को बार बार देखना, आपको ये बेनिफिट कहीं ना कहीं आपको इससे ही सारे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। इवन जो रिसीवेबल्स था, सो दैट इज ऑल्सो करेंट एसेट्स के अंदर में आ रहा था। तो ये सब जितने भी हैं, कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स जो हैं, है ना, तो ये सब हो गया। तो टोटल जितना भी हम करेंट एसेट में करेंगे उसको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। सो फर्म्स, किसी फर्म्स का इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट इज कॉल्ड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब कंपनी को चलाने के लिए तो पैसा लगेगा ना, पूंजी लगेगी ना, चलने के लिए, है ना। तो उसमें अगर मान लीजिए कि कोई चलाने के लिए हमने मशीन खरीद लिया पर वर्कर नहीं है तो कंपनी चलेगी नहीं ना, है ना। मशीन ही नहीं चलेगी तो फिर प्रोड्यूस कैसे होगी, प्रॉफिट कैसे होगी, है ना। और बिजनेस का मोटिव ही होता है प्रॉफिट, है ना, ठीक है। तो ये, और नेट वर्किंग कैपिटल में करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। टोटल लायबिलिटीज जो करेंट लायबिलिटी दैट इज ग्रोस लायबिलिटीज, है ना, 1 साल की में जितने पे करनी है उसको। इसके बाद क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं आपसे कि इसमें कंसीडर द फॉलोइंग, इसमें से कौन कौन से करंट लायबिलिटीज़ हैं। करंट लायबिलिटी दैट मीन्स कि यू हैव टू पे, जल्दी से जल्दी आपको देना है, ठीक है। अब प्रीपेड रेंट है, डिवेंचर है, इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट एक्योर्ड है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, प्रीपेड रेंट है और डिवेंचर है। इसमें से बोल रहा है कि करंट लायबिलिटीज। मेरी बात समझिए, डिवेंचर भी एक तरह का लोन ही होता है ना, कि
कोई इन्वेस्टर से आपने पैसा लिया है, इन्वेस्टर से, पब्लिक से पैसा लिया है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे फिक्स इंटरेस्ट रेट पे, और आपको है कि भाई ठीक है हम आपको जो है सो इंटरेस्ट आपको रेगुलरली देंगे, है ना, ठीक है। सो डिवेंचर होल्डर जो होता है उसको हम लोग क्रेडिटर ही बोलते हैं, उसको कंपनी पे कोई राइट नहीं होता है। शेयर होल्डर जो होता है उसका कंपनी पे राइट होता है, बट डिवेंचर होल्डर्स जो होता है वो क्रेडिटर्स होता है, उसको जो है सो देना पड़ता है। दैट मीन्स कि डिवेंचर में भी कंपनी को पैसा देना पड़ता है, तो ये भी तो लायबिलिटीज हो गया, है ना। देन प्रीपेड रेंट, ठीक है। देन इंटरेस्ट अकर्ड, ठीक है। अब इंटरेस्ट अकर्ड में एक चीज़ क्लैरिफाई नहीं किया है। क्या क्लैरिफाई नहीं किया गया है? वन इज द प्रीपेड रेंट है, ये भी जो है सो आपको प्रीपेड रेंट जो है, ये तो प्रीपेड रेंट तो हमारा मतलब कि हमने रेंट पहले ही पे कर दिया, तो ये तो हमारा एसेट्स है, अब हमको नहीं पे करना है ना, तो प्रीपेड रेंट इसी तरह ये एसेट्स में आ गया। डिवेंचर जो हो गया ये आपको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ये नहीं कि आज ही पे करना है, हमें तो 1 साल के अंदर वाला देखना है करंट एसेट्स में, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे, देन इंटरेस्ट अकर्ड है। अब इंटरेस्ट अकर्ड में 2 चीज़ें होती है, अगर रिसीव करना है, किसी रिसीवेबल है, ठीक है, तो वो करेंट एसेट हो जाएगा। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने किसी को लोन दिया है तो रिसीव करने वाले हो, सो दैट इज़ द करेंट एसेट्स आपके हो गए, है ना। और अगर आपको पेएबल है, आपको लोन देने हैं, इसमें तो क्लियर नहीं किया है ना, इंटरेस्ट, तो ये आपको करेंट लायबिलिटी हो जाएगा। तो चूंकि इसमें आपको ये क्लैरिफाई नहीं किया कि इंटरेस्ट अक्योर्ड जो है वो रिसीव करना है कि पे करना है, तो इसको तो हम ऑप्शन को छोड़ के चलते हैं इंटरेस्ट अक्योर्ड का। अब ये मैं बता देता हूँ, अगर मान लीजिए कि अगर एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराती है ना, अब उसने मान लिया कि नहीं इंटरेस्ट अक्योर्ड का मतलब हम रिसीव करने वाले हैं या पे करने वाले हैं, तो उसका ऑप्शन अलग हो जाएगा। बट हम इस बात को मान चलते हैं कि इंटरेस्ट अक्योर्ड है, तो हम क्लैरिटी नहीं दिया है ना, इट माइट पॉसिबल कि ये इंटरेस्ट जो है हमको रिसीव करना होगा, तो अगर हमको रिसीव करना होगा तो दैट इज़ द करेंट एसेट, अगर हमको देना होगा तो दैट इज़ द करेंट लायबिलिटी, तो ये क्लियर नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है ये आपको शॉर्ट टाइम बोरोइंग होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ना व्हाट इज द ओवरड्राफ्ट, है ना, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है, बैंक ने कहा कि भाई 10,000 रुपये तक आप जो है सो आपके अकाउंट में नहीं भी रहेगा तब भी खर्चा कर सकते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है उस तरह से आपको अकाउंट में डेबिट कार्ड पे 10,000 का दे, दैट इज द ओवरड्राफ्ट। तो वो भी तो पे करना पड़ता है ना, उसको तो आपको जल्दी जल्दी पे करना पड़ता है, दैट इज द शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इवन जो क्रेडिट कार्ड में आपको पैसे मिलते हैं वो भी तो आपको विद इन अ मंथ पे करने पड़ते हैं। सो करेंट लायबिलिटीज में आ जाएगा आपको बैंक ओवरड्राफ्ट। सो आंसर शुड बी बी। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि डिवेंचर जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, हमसे करंट लायबिलिटीज पूछा है जो कि लेस देन 1 मंथ का होना चाहिए। प्रीपेड रेंट है, हमने अगर रेंट किसी को पहले पे कर दिया, मतलब अगले महीने का इस महीने कर दिया, दैट इज द एसेट्स, नॉट कोई लायबिलिटी नहीं। लायबिलिटी तो तब होगा जो नहीं पे करते, हम तो पे कर दिए ना। तो ये सारी है, इंटरेस्ट अक्योर्ड का क्लियर नहीं है, सो बैंक ओवरड्राफ्ट शुड बी द आंसर। ये यूजीसी नेट पे पूछा हुआ क्वेश्चन, यूजीसी नेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है कि ओनर्स इक्विटी। मैंने आपको बताया था कि ओनर्स इक्विटी का मतलब हो गया कि ओनर्स का नेटवर्थ कितना होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि, तो हमने आपको बताया था कि इक्विटी जो होता है, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है, यही बताया था। तो ओनर्स का इक्विटी मतलब ओनर्स का शेयर मान लो आप, है ना, क्लियर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी में 3 ओनर है ना, ABC है, तो ABC का शेयर हम पता करेंगे कितना है, तो टोटल कंपनी का एसेट्स कितना है और कितना कर्जा देना है, लायबिलिटी लोन कितना है, दोनों को घटा देंगे तो इसके पास कितने पैसे ओनर्स के पास में आएंगे वो पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन ही है, ठीक ही है ना। क्या हो जाएगा इसमें, ओनर्स इक्विटी स्टैंड फॉर फिक्स्ड एसेट्स माइनस फिक्स्ड लायबिलिटीज, फिक्स एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट माइनस फिक्स्ड लायबिलिटी, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। सो आंसर शुड बी टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। हम सिर्फ ओनर्स की इक्विटी, आपको ओनर्स का शेयर देखना है, वर्थ ओनर्स का नेटवर्थ देखना है, तो हम ये थोड़ी ना देखेंगे कि करेंट एसेट में से टोटल कितने एसेट्स हैं और टोटल कितनी लायबिलिटीज है ना, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका जो है सो ओनर्स की इक्विटी आ जाएगी। 2 क्वेश्चन आपने देख लिया इस पर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग लायबिलिटीज इन ऑर्डर ऑफ कंपनी बैलेंस शीट। कंपनी के बैलेंस शीट में एक चीज़ ध्यान रखना कि कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है वो आपको लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में सजाया जाता है, कि लॉन्ग टर्म में किसको पे करना है और शॉर्ट टर्म में किसको पे करना है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखते हैं, अब
देखिए मैंने आपको बताया था कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो शॉर्टेस्ट टर्म के लिए होता है, कि शॉर्टेस्ट टर्म के लिए होता है ये लायबिलिटी, यू हैव टू पे। अभी हम थोड़ी देर पहले बात किए थे। बैंक का लोन जो होता है ये तो आपको 10 साल 12 साल ऐसे होता है, सो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है ना। देन शेयर कैपिटल है, ये भी लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, है ना, ठीक है। शेयर कैपिटल जो ओनर्स के जो कैपिटल, शेयर कैपिटल ओनर्स 4-5 लोग मिलकर जितने पैसे लगाए हैं। और टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म। अब देखिए 2 लॉन्ग टर्म हो गया, बैंक लोन और शेयर कैपिटल, और 2 शॉर्ट टर्म हो गया, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन केम कि जो दोनों शॉर्ट टर्म है इसका मतलब 1 और 4 जो है सो लास्ट में होगा, ये तो पक्की बात पता है, दोनों शॉर्ट वाला होगा। तो 1 और 4 लास्ट में, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, सो हमारे पास में 2 ही ऑप्शन बचता है जिसमें 1 और 4 लास्ट में है, ठीक है। इसके बाद थर्ड, शेयर कैपिटल को सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म माना गया है, कि सबसे ज़्यादा तो सबसे लास्ट में तो ओनर्स की कैपिटल ही जाएगी ना, है ना। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है कि ओनर्स ने जितना पैसा लगाया है या इन्वेस्टर ने जितना पैसा लगाया है वो सबसे लास्ट में, है ना, क्योंकि तो मालिक है। तो सबसे पहले सबसे लॉन्ग टर्म में थर्ड हो जाएगा, फिर सेकेंड जो हो जाएगा आपको बैंक का लोन हो जाएगा, है ना। देन आपको 4 और 1 में हमें सेलेक्ट करना है कि टैक्सेशन वाला ज़्यादा शॉर्ट है कि ओवरड्राफ्ट। तो सबसे ज़्यादा जो है ओवरड्राफ्ट होगा वो सबसे कम टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए करंट लायबिलिटी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, बैंक ओवरड्राफ्ट जो होगा वो शॉर्टेस्ट टर्म है। सो 3, 2, 4, 1 शुड बी द आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या पर्पस है। हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, है ना, कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना, है ना, कॉस्ट को कंट्रोल करना। सो असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड मिनिमाइज लॉस, कंप्लाई नॉर्म्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रिपेयर कॉस्ट अकाउंट इन लाइन विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो ये जो आपको मेनली जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग की, वो आपको कॉस्ट को कैसे सही रखा जाए, कितने में हमारा कॉस्ट लगा है, वो सारी चीज़ें वो सब सारी चीज़ें देखती है। और इवन हमने ये भी बात किया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है सो आपको मैनेजमेंट को आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है कि भाई इसको प्लान कैसे किया जाए, इसमें कम से कम कॉस्ट इसको कैसे लगाया जाए, ये चीज़ें, ठीक है। सो ए शुड बी द आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक एसेशन है, एक रीजन है। तो इसमें पूछ रहा है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट इज स्मॉलर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट ये है, इकोनॉमिक नो मतलब कि प्रॉफिट में हम लोगों ने प्रॉफिट का डिफिनीशन पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट, देन हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ द नेट प्रॉफिट। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो अकाउंटेंसी में मतलब कि जो आप अकाउंटिंग में अकाउंटिंग बनाते हो, है ना, बैलेंस शीट्स वगैरह, उसमें क्या होता है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है। सो दैट इज़ द रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, अकाउंटिंग प्रॉफिट भी होता है कि हमारा इनकम कितना हुआ है और हमारा कॉस्ट कितना लगा है, ठीक है। और इकोनॉमिक प्रॉफिट जो होता है रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी होता है, ठीक है। तो इसमें इम्प्लिसिट मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो अब इसमें डेफिनेटली ये इसमें से इसके ये जो टोटल रेवेन्यू में से सिर्फ जो कॉस्ट लगा है उसको बनाने के लिए उसको घटा देते हैं, तो उसको हम अकाउंटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। और इसमें जो है सो आपको एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो घटेगा ही, कॉस्ट तो प्रॉफिट है तो आपको जो है सो कॉस्ट घटेगा ही, बट इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है सो देयर आर जैसे अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट वगैरह हो गया वो भी घटेगा, तो डेफिनेटली ये स्मॉलर होगा, ठीक है। और ये आपको जो है सो मतलब कहने का अर्थ है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट जो होगा स्मॉलर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट की जो वैल्यू आएगी और इकोनॉमिक प्रॉफिट की वैल्यू आएगी, सो इकोनॉमिक प्रॉफिट में 2 चीज़ें सब्सट्रैक्ट हो रही, डेफिनेटली उसकी वैल्यू कम आएगी। सो एसेशन ए भी सही है और एसेशन रीजन भी सही है, बिकॉज ये जो कम हो रहा है किस कारण से हो रहा है, बिकॉज इकोनॉमिक प्रॉफिट में से इम्प्लिसिट कॉस्ट भी घटाए जाते हैं, ठीक है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगला है कि इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट को खरीदने के लिए आपको लोन लिया, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको लैंड या मशीन लेने के लिए आपने लोन लिया, ठीक है। तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल लॉस होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने बता दिया है कि हम
पैसा इसलिए लगाते हैं इस अकाउंटिंग पीरियड में कि अगले अकाउंटिंग पीरियड में मुझे फ़ायदा हो, सो दैट इज़ द डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे आपको जो पैसा खर्चा होता है दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि जैसे कि एसेट्स को खरीदते हैं, ठीक है ना, तो फिक्स्ड एसेट्स को ही है। फिक्स्ड एसेट मतलब लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, कोई मशीन हो गया, सो दैट इज द फिक्स्ड एसेट। तो इसको परचेज करने के लिए अगर आप लोन लेते हैं, ठीक है, तो उससे तो पैसा भी तो आ रहा है ना, उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो क्या होगा, दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर, ये ध्यान रखना है। लेकिन जब एसेट यूज के लिए शुरू हो जाता है तो उसको जो है सो रेवेन्यू एक्सपेंस में डालते हैं। समझ में आया आपको? मतलब जब खरीद रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स, उस समय जो इंटरेस्ट लोन ले रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा, सो दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट जब वो यूज होने लगेगा तो उस पर जो इंटरेस्ट होगा उसको रेवेन्यू एक्सपेंस मानेंगे। ध्यान रखना है इसको, इस पर क्वेश्चन आपको आते हैं और आए हुए क्वेश्चन है, तभी मैंने। देन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट रिजल्ट इन द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन, अगेन द अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? ड्यूअल एस्पेक्ट या अकाउंटिंग इक्वेशन अगर जब भी आपको बोलेगा तो उसमें आपको क्या करना है, जो इसमें ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि हर ट्रांजेक्शन का, फॉर एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स। ठीक है, वन इज द एसेट्स एंड एक जो होता है इक्विटी और लायबिलिटीज। ठीक है ना, तो हमने अभी आपको क्या बताया था कि सर आप याद रखिए बस, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये मैंने बोला था। नाउ व्हाट इज द इक्विटी? इक्विटीज मतलब ओनर्स शेयर। ओनर्स शेयर का मतलब हो गया, वी कैन से दैट कि कैपिटल, कितना पूंजी लगाया है ओनर्स ने, सो वी कैन राइट डाउन कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, सो आंसर क्या हो सकता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल माइनस एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। तो अब देख लो कि इस टाइप के क्वेश्चन को ही घुमा करके 3-4 जगह पे फेंका है। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि पूरी जो ट्रांजैक्शन होती है उसमें जो है सो आपको एक तरफ एसेट्स होता है, आपका, और एक तरफ लायबिलिटीज प्लस इक्विटी या कैपिटल होता है। ठीक है ना, ठीक है, सो ड्यूअल एस्पेक्ट इसको बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। थोड़ी सी मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये सेशन लंबी होगी बिकॉज मुझे समझाना उन बच्चों को है जो साइंस और आर्ट बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, तो इतने सारे मैंने क्वेश्चन किए हैं, बहुत सारे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। सो वो सारे क्वेश्चन जितनी मतलब बहुत ज़्यादा इसमें करने की फर्स्ट 2 वीडियो जो है सो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। फर्स्ट 2 वीडियो पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको आप 1-2 बार देखोगे तो मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। बाकी कुछ चीज़ें हम टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज में भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग नए कर लेंगे। ठीक है ना, टेस्ट सीरीज जो है आपकी यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है आपको वेबसाइट पे है, टेस्ट सीरीज है ना, यू कैन सी द वेबसाइट फॉर टेस्ट सीरीज, है ना। उसमें आपको 9 सेक्शनल टेस्ट है, जो 9 सिलेबस आपको दिए हुए हैं यूपीएससी के, वो हैं, और 6 जो है सो आपको फुल लेंथ है। इसमें 6 फुल लेंथ भी अगर सिर्फ आपको देने होंगे तो उसके भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, यू कैन गो एंड यू कैन चेक, ये पूरी ऑनलाइन में है। ठीक है, वैसे आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, तो आप इस पर जा करके वेबसाइट पे जा करके इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इफ़ यू फाइंड एनी इशू तो वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट, यू कैन मेल। ठीक है, आप टेलीग्राम पे अगर आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या आप मेल कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ द कोट ऑफ द डे, दैट टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। ठीक है ना, अब अकाउंटेंसी आपने स्टार्ट किया है ना, तो ये नहीं सोचना है कि पता नहीं कंप्लीट होगा कि नहीं, सर कंप्लीट कराएंगे कि नहीं, हमसे हो पाएगा कि नहीं होगा। जस्ट विश्वास के साथ आप पहला स्टेप तो स्टार्ट कीजिए, है ना। पूरा 15 वीडियो में क्या होगा वो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मतलब आसान से आसान भाषा में समझाएं। फिर भी अगर दिक्कत होगी तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, सो पहला स्टेप लेना ज़रूरी है। सो वी स्टार्टेड फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट 2 लेक्चर में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। वेबसाइट pyqpedia.com पे आप जा सकते हैं, यू विल गेट द PDF एट द वेबसाइट। ठीक है, और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग,
विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। मैंने अगर कहा है कि विल कंप्लीट दिस सीरीज तो अकाउंटेंसी विल कंप्लीट, ठीक है। और फिर हम लोग 1 नवंबर से रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय।